सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। हिंदी विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय की श्रृंखला इतवार के दिन लेखक के संग में आज हमारे साथ हमारी प्रिय लेखिका अल्पना मिश्र जी हैं। अपनी पीढ़ी में अल्पना जी की जो सबसे बड़ी विशेषता मुझे यह लगती है कि अल्पना के पास जहां एक तरफ आधुनिक स्थितियों की समझ है, वहीं परंपरा का गहरा विवेक भी है। यह परंपरा बोध ये इन्हें अपनी पीढ़ी या यूं कहें कि समकालीन लेखकों में सबसे विशिष्ट बनाती है। इसका परिणाम हमें इस रूप में सामने आता है कि अल्पना जी के पास एक सुसंगत कथा दृष्टि है, जो आज के समय में उसका हम सर्वथा अभाव दिखते हैं। दरअसल खास तौर से जो हिंदी में स्त्रियों का लेखन है, उसमें हम दो अतिवाद के शिकार ज्यादा नजर आते हैं। जहां एक तरफ हम अपने अतीत या यूं कहें कि एक तरह से उस यातना का महिमा मंडन की तरफ बढ़ते हैं, तो दूसरी तरफ एक पूंजीवादी भोग विलास की तरफ बढ़ते हैं। इन दोनों स्थितियों में, ये दो अतिवादों के बीच सृजनशीलता गायब हो जाती है। ऐसे बीच से वही रचनाकार रास्ता निकाल सकता है, वही एक सुसंगत दृष्टि दे सकता है, जिसके पास आधुनिकता के सही परिप्रेक्ष्य वाली समझ हो और अपने परंपरा का एक गहरा बोध भी हो। अल्पना जी मानती हैं कि साहित्य का प्राण तत्व उसका उद्देश्य होता है और उद्देश्य के बिना साहित्य का कोई मतलब नहीं है। तो मैं अब अपने विभागाध्यक्ष को आमंत्रित करूं, इससे पहले एक और बात रेखांकित कर देना चाहता हूं कि देखिए, रचना में एक ही जीवन दृष्टि की अभिव्यक्ति अगर हो रही है तो वह अच्छी बात है, वह रचनाकार के परिपक्वता का परिचायक है। लेकिन अगर रचना में एक ही विषय वस्तु का दोहराव हो तो वह रचनाकार की कमी का द्योतक होता है। यह बहुत अच्छी बात है कि अल्पना जी एक सुसंगत जीवन दृष्टि के साथ हर बार एक नई विषय वस्तु के साथ हमारे सामने आती हैं। इनके चाहे कहानी संग्रह हो, चाहे उपन्यास हो, वो पाठकों को हर बार एक नए भाव भूमि में ले जाते हैं, प्रवेश कराते हैं। अब मैं अपने विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कृपा शंकर पांडे को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और अल्पना जी का औपचारिक स्वागत और परिचय कराएं। सर, माइक आपका म्यूट है। हाँ, जन परिवेश के अंतर्गत अल्पना जी को सुनने का सुखद अनुभव हमें प्राप्त हो रहा है। वास्तव में उसका परिचय तो उसका खुद का अपना निजी वक्तव्य होता है। दिनेश जी ने वर्तमान समय में स्त्री लेखन की दोनों दिशाओं का सम्यक विश्लेषण प्रस्तुत किया है और अल्पना जी को रेखांकित करते हुए उन्होंने उनकी विशेषताओं को सृजनात्मकता के क्रोध से देखने का यत्न किया है। कमेंट मत होगा। क्या हुआ? कोमल जी, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ऐसी स्थिति में बस्ती और वो अमहट के किनारे डाक खाने के बगल वाला घर, रहने वाला मैं भी वहीं का हूँ। पिताजी रविंद्र चाचा मेरे पिताजी के साथ, PM त्रिपाठी के साथ, जो सेक्सरिया कॉलेज में लेक्चरर थे, शाम को पक्के तक की यात्रा, साइकिल में झोला टंगा हुआ। ऐसा लगता है कि जैसे एक पिता रचना की एक भूमि सृजित कर रहा है। अल्पना जी उस सृजनशील परिवेश से और दिल्ली तक की यात्रा
दोनों में बड़ा अंतर है। बस्ती बस्ती है और दिल्ली दिल्ली है। दो ध्रुवों का रचनात्मक सृजनात्मक महत्व प्रस्तुत करना और अपनी लेखनी की इसको सारगर्भित रूप में पहचान के साथ उपस्थित करना, यह अल्पना जी के उपन्यासों से, उनकी कहानियों से आसानी से समझा जा सकता है। अल्पना जी स्वयं एक महिला, जैसा मैंने कहा कि बस्ती और दिल्ली, संघर्षशील महिला उस रूप में नहीं जिस रूप में संघर्ष करते हुए रचनात्मकता का विकास होता है, ऐसा नहीं। अध्ययन की पारगर्मिता और उसकी रचनाशीलता पारिवारिक संदर्भों के साथ, संबंधों के निर्वाह के साथ कैसे आगे की ओर बढ़ता है, इस दृष्टि से और उनकी यात्रा में पड़े हुए पड़ाव किस प्रकार उन्हें सहयोग प्रदान करते हैं, रचनाकार अल्पना जी से ही हम ये जानने का यत्न करें तो अच्छा होगा। मैं हिंदी विभाग की ओर से, अपनी ओर से, प्रतिभागियों की ओर से अल्पना जी का विश्वविद्यालय की ओर से, कुलपति की ओर से स्वागत करता हूं। आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विभाग के निमंत्रण को स्वीकार कर इतवार के दिन लेखक के संघ की योजना में अपना वक्तव्य देने की सहर्ष अनुमति प्रदान की है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि वे आधा घंटा विलंब ये कार्यक्रम हो रहा है, अपना वक्तव्य देने की कृपा करें। अल्पना मिश्रा जी। बहुत धन्यवाद हिंदी विभाग को, दिनेश जी को, कृपाशंकर जी को, सभी जो लोग आज जुड़े हैं उन सबके प्रति भी, और मुझे ये अवसर जो आप लोगों ने प्रदान किया है उसके लिए भी। जब दिनेश जी ने मुझसे कहा कि अपने जीवन और परिवेश पर कुछ बोलना है, तो मुझे तो कुछ भी नहीं याद आया। मुझे लगा कि ये जीवन क्या है इसमें खास जो कहा जाए, ये तो बस ऐसे ही है, उतना ही सामान्य जितना किसी का भी होता है। तो ऐसा क्या जो है कहा जाए जो कि इस जीवन में कहने के लिए हो। लेकिन आज सुबह जब दिनेश जी फोन किए तो अचानक ही कुछ स्मृतियां मुझे आ गईं। और देखिए मतलब बिना जूझे तो मेरे हिस्से कुछ सूझता है नहीं। तो आज ये भी हुआ कि तकनीकी समस्या भी आई, जूझना भी पड़ा, आसानी से कुछ होता नहीं है। तो ये जो संकटों से भरा हुआ, कंटकों से भरा हुआ मार्ग था, वो पार करते रहे और करते ही चले जा रहे हैं, कोशिश करते चले जा रहे हैं निरंतर। जो कुछ भी विघ्न बाधाएं हैं, संकट हैं, दिक्कतें हैं, संघर्ष हैं, चुनौतियां हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे जो हमारे समाज में पूर्वाग्रह हैं, उन सब से जूझते कुछ सूझते इसी तरह से चल रही है। जब जीवन के बारे में सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे थर्मामीटर का पारा होता है, हाथ में रखो बड़ा सुंदर चमकीला लगता है कितना सुंदर है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आता, फिसल जाता है। उसी तरह जीवन भी कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ता है। जिस हिस्से को पकड़ो
उसमें लगता है ये तो बड़ा सीधा, बड़ा आसान सा है, यही बात कही जाएगी, लेकिन उसमें राग, रंग, विराग के हजारों हजार उद्वेलन उसके भीतर छिपे होते हैं। उसी पारे की तरह ढुलकते आगे चला जाता है। तो ये जीवन के बारे में कुछ कहना या अपने उस मतलब एक कोशिश तो की जा सकती है, पर मुझे नहीं लगता कि मुकम्मल तरीके से कुछ कहा जा सकता है। तो ये वैसा ही है, पीलिंग द ऑनियन तरह से है। अब छीलते जाएंगे, एक के बाद एक निकलता जाएगा। तो जब मैं अपने जीवन को थोड़ा सा यहाँ खड़े होकर पीछे की तरफ मुड़कर देखती हूँ, तो मुझे लगता है ब अक्षर के 3 शहर तो मेरे साथ साथ चलते रहते हैं। बलिया मेरे पूर्वजों का गांव, भूमि, मेरी पैतृक भूमि, आरत दुबे का छपरा, इसे आरत दुबे जी ने बसाया था, हमारे पूर्वज थे। और वह तो साथ चलता ही है। वह भूमि ऐसी जहां एक समय 2 दैत्य थे, एक बाढ़ और दूसरा गरीबी। गरीबी इसलिए क्योंकि बाढ़, और गंगा की धारा सारे खेत काट देती थी, बाढ़ से डूब जाते थे, और फिर गांव के गांव गरीबी से संघर्ष करते थे। इसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि इस भूमि के प्राणियों के भीतर जो जिजीविषा है, वह भूमि हमारी कहीं ना कहीं हमारे साथ ही चलती है, अपनी भाषा, बानी, बोली और अपने लोक के साथ। और बनारस वह आधार है जहां बीएचयू से मेरे पिताजी भी पढ़े, सारे घर के लोग बलिया से बनारस पढ़ने आते थे। उसे ही अपनी आधार भूमि बनाई गई। वहीं सब लोगों ने बाद में घर भी बनाए, और भेलूपुर थाना के पास वाला घर मेरा ज्यादा बचपन का हिस्सा वहां गुजरा। रविंद्रपुरी वाले घर पे तो बहुत कम जो है, पर हमारी ज्यादा यादें भेलूपुर वाले घर के साथ जुड़ी हुई हैं। और नगवा इसलिए आसान था, लंका से पैदल पैदल चले जाते थे, उस समय पैसे नहीं होते थे, और बनारस बीएचयू के अंदर से पैदल जाना नगवा तक बड़ा आसान होता था। और मेरे पिताजी के बेरोजगारी का दंश झेलती हैं, वो भी रोजगार के लिए प्रयत्नशील होती हैं, और रोजगार से, आर्थिक आत्मनिर्भरता से उनका भी जीवन कितना बेहतर बनता है, कितना आत्मविश्वास आता है, कितनी यह हिम्मत आती है कि वो अपने आसपास सबका कुछ मदद के लायक हैं, कुछ काम कर सकती हैं, कुछ इस समाज में कुछ योगदान दे सकती हैं अपना। तो ये चीज, उस समय पैसे नहीं होते थे और बीएचयू में पैदल चलते थे, पैरों में छाले पड़ जाते थे। कृपाशंकर जी अभी कह रहे हैं ना कि संघर्ष को देखा नहीं। शिक्षक, माता पिता दोनों शिक्षक थे, और मेरी माँ बताती हैं कि एक ऐसा दौर रहा हमारे जीवन का जिसमें मेरे पिताजी 4 भाई थे, और एक भाई सबसे बड़े आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, दूसरे नंबर पर डॉक्टर पृथ्वीनाथ द्विवेदी थे। पृथ्वीनाथ जी की का देहांत बहुत जल्दी हो गया था, तो उनके बच्चे छोटे थे, और उस समय उनकी पत्नी को जो जितनी शिक्षा की थी उसके आगे पढ़ाया गया, और उसके बाद उन्होंने नौकरी की। तो बहुत ही समझदार, बहुत ही, इतनी वो हमारी जो मजली अम्मा थी वो बहुत ही मतलब उनसे जो चेतना का स्तर मिलता था पढ़ने लिखने के कारण। हमारी बड़की अम्मा भी बहुत पढ़ी हुई थी, और आप देखिए कि उस समय घर की सभी स्त्रियां बहुत पढ़ी लिखी थी। मेरी माँ भी बीएचयू से पढ़ी थी, फिलॉसफी में एमए थी। और आप ये देखिए कि ये जो शिक्षकों का परिवार था, यहाँ एक दौर में माँ बताती है कि तीनों भाइयों की नौकरी छूट गई थी। तीसरे नंबर पर डॉक्टर रमानाथ द्विवेदी थे, जो बाद में बीएचयू आयुर्वेद कॉलेज में डीन रहे, आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान, और उनकी लिखी किताबें आयुर्वेद में पढ़ाई जाती हैं इत्यादि। तो
तीनों भाइयों की नौकरी छूट गई थी और घर में एक बहुत ही ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। उधर गांव से कुछ मिल नहीं सकता था, किसी भी प्रकार का सहयोग, क्योंकि वहां अपना ही संघर्ष था, वहां की अपनी ही दिक्कतें थी। तो आप ये देखिए कि हमने वो भी समय देखा है। और ये देखिए, मेरे पिताजी जौनपुर डिग्री कॉलेज की नौकरी छोड़कर चले आए थे, बाद में बस्ती आए, बहुत देर में बस्ती आए। तो फिर वो बस्ती तो हमारे लिए, मेरा तो बस्ती से ना भी नाल का संबंध है। बस्ती हमारे साथ बसता है, हमारे साथ चलता है, हमारे साथ रहता है। हमने बस्ती के वो सारे मैं कहूं कि बस्ती ने मेरे अनुभवों को इतना विस्तार दिया है। मेरी कितनी कहानियां बस्ती पर केंद्रित हैं। स्याही में सुरखाब के पंख, पूरा रौता चौराहा, वहां घटी सारी वो घटनाएं, वो सब हम लोगों ने आंखों से देखा। चोरी डकैती भी, तरह तरह के जो स्वांग, तरह तरह की चीजें। अमहट का जिक्र भी आप कर रहे थे। अमहट तो हमारा खेल का मैदान था। कुआनो नदी के कछार पर हमारा घर, पुराना डाकखाना, सिविल लाइंस, और वो सारी चीजें। तो बस्ती तो बल्कि मैं कहती हूँ कि बहुत जितना बस्ती ने मुझे दिया है अनुभव के स्तर पर, जितना मेरी चेतना को विकसित होने में जिस तरह की भूमिका निभाई है वहीं रहकर। और शायद ये बस्ती भी हो सकता है कि हम बस्ती के उसी पिछड़ेपन का शिकार हो जाते जिससे वो शहर तो नहीं था, कस्बा था, जो एक तरफ गांव और एक तरफ शहर बन जाने की विकलता, और एक तरफ गांव की वो जकड़बंदियां, हदबंदियां, उससे वो संघर्ष कर रहा था। अब तो फिर भी बहुत चीजें बस्ती में हो गई, तब तो कुछ भी नहीं होता था। ये टेम्पो वगैरह तो हमने बचपन में इतने देखा ही नहीं था। तो रिक्शे ही चलते थे, वो भी सड़कें इतनी टूटी फूटी, एक उजाड़ सा दृश्य तो था, लेकिन उसके भीतर जीवन की इतनी हलचल थी, सब कुछ था। नेपाल का बॉर्डर था, स्मगलिंग थी, सब कुछ था, गोलियां चलती थी, हमने वो सब भी देखा। तो डॉक्टर साहब, बहुत ये निर्भर करता है कि आप देखते कैसे हैं, आप किस जगह से देखते हैं चीजों को। दूसरे कि आपके इर्द गिर्द बहुत कुछ हो रहा होता है, और फिर रसूल हम जातों की वही बात याद आती कि मुझे आंख दो, मुझे विषय मत दो, मुझे आंख दो। तो आंख की देखते रहते थे। कभी कभी जब कोई ऐसी घटना हम बताने लगते हैं, अभी मैं उपन्यास जो अभी तैयार हुआ है मेरा नया, वो बस्ती पर ही है, और पूरा उस समय का बस्ती का वो दौर है जो मेरी स्मृति में दर्ज है, और एक अलिखित इतिहास है, मैं कहूंगी अलिखित इतिहास है वो बस्ती का। तो बस्ती की एक अपनी ही भूमिका रही। और जहां तक परिवेश का सवाल था, तो मैंने देखा अपने माता पिता को, पिताजी भी बीएचयू से पढ़े थे और माँ भी, तो दोनों आपस में एक दूसरे को कम कैसे मान लें, कोई भी किसी से कम कैसे माने अपने को। तो मैंने बहसों का स्तर देखा कि प्रोफेसर लास्की पर बात चली। मेरे पिताजी, देखिए हमारे यहाँ एक गप्प परंपरा थी, शायद वही किसी में वही बीज रचनात्मकता का कुछ और रूप लेकर के बना। मैं शायद उसी से निकलकर कविताएं, फिर कहानियां लिखने लग गई, उपन्यास तक आई। तो पता नहीं, शायद वहीं से कुछ चीजें ऐसी बनती चली गई। पर गप्प की एक परंपरा थी, गप्प मारना ही होता था, और गप्प कथाएं खूब प्रचलित होती थी। प्रोफेसर लास्की के बारे में एक किस्सा सुनाया कि कैसे प्रोफेसर लास्की के पास एक भारतीय विद्यार्थी गया और उन्होंने संस्कृत में बात करना शुरू कर दिया। तो भारतीय विद्यार्थी ने कहा, उसे तो संस्कृत नहीं आती। तो मेरी माँ चूंकि प्रोफेसर लास्की को बहुत पढ़ी हुई थी, इसलिए उन्होंने बहुत सारी चीजों में उन्होंने बताया, वो सिद्ध करती थी कि प्रोफेसर लास्की जो है वो एक दार्शनिक थे और मेरे पिताजी पॉलिटिकल साइंस के थे। तो वो सिद्ध करते थे कि वो एक राजनीतिक विचारक थे। तो इस तरह दोनों अपने अपने तर्कों को, किताबें सब बनारस से आती थी। बस्ती में किताबों की कल्पना दुर्लभ स्वप्न था, किताबें नहीं मिलती थी। बाद में जब हंस प्रकाशित होने लगी तो 2-4 प्रतियां आती थी रेलवे स्टेशन पर, और रेलवे स्टेशन हमारे यहाँ से बहुत दूर था। आप तो अंदाजा, जो बस्ती वाले होंगे वो अंदाजा लगा सकते हैं कि पुराना डाकखाना से रेलवे स्टेशन कितनी दूर है।
तो वहाँ खास मेरे पिताजी साइकिल से जाया करते थे वो प्रति लेने के लिए, नहीं तो खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं था कि पढ़ने की इच्छा नहीं थी, बस्ती में भी लोगों के भीतर पढ़ने की इच्छा थी। बहुत सारे ऐसे लोग थे। मुझे पिताजी के एक मित्र याद आते हैं, बालसोम गौतम जी, उनका बहुत अच्छे गीतकार थे। मिली न अलकापुरी हाय केवल कुबेर सा चित्त मिला। देखिए, मुझे बचपन की सुनी हुई इनकी कविता अभी तक उनका वो गीत याद है। तो ऐसी बहुत सारी गतिविधियां, हलचलों से भरा हुआ, जीवन से भरा हुआ शहर। और इससे मैं अपना सौभाग्य कहूंगी निश्चित ही कि जैसे ही आंख खुली तो हमारे परिवेश में किताबें ही थीं। और जो मैंने कहा कि शिक्षकों के बच्चों को खिलौनों की सुविधा नहीं होती, खिलौने नहीं मिलते, पैसा ही नहीं होता इतना। अब तो जाके तनख्वाह बढ़ गई है तो बड़ा दिखने लगा है कि हाँ भाई, ये भी अब कुछ ऐशो आराम की चीजें खरीद ले रहे हैं, मोबाइल, गाड़ी वाड़ी। तब नहीं था ये सब। खिलौने तो मुश्किल चीज थी। हम तो किताबों की गंध सूंघते थे। हमारा खेल यही था, कौन सी किताब पुरानी है, कौन सी किताब नई है, किसके पन्ने अब झड़ने वाले हैं, ये हमसे पूछा जा सकता था कि किस कोने में कौन सी किताब रखी है, उसके पन्ने अब टूट के गिर जाएंगे, निकल जाएंगे, इतने खराब हो चुके हैं। तो ये सब हमारे खेल में शामिल था। पिताजी जिन किताबों को कहते थे कि इसको अभी मत पढ़ना, ये अभी नहीं समझ में आएगी, उसको हम छुपकर पढ़ते थे। और बहुत चीजें नहीं समझ में आती थी, ये भी बात थी। तो बनारस जाने की एक लगातार की छुट्टियां हो, बनारस जाएं और किताबें लाद कर लाएं। बाद में मुझे याद है कि मैंने अपने बच्चों के साथ भी यही फार्मूला अपनाया कि कपड़े तो नहीं खरीद पाएंगे, इतने कपड़े कैसे खरीदेंगे, लेकिन किताबों के लिए अगर कह दिया तो ना नहीं कर सकते। तो बच्चों ने एक दिन उठा ली किताबें और खड़े रह गए, ना कर नहीं सकते, क्योंकि एग्रीमेंट साइन करवाया था कि ना नहीं कहेंगे। तो आप देखिए, ये परिवेश देता तो है और ये परिवेश सिखाता भी है। पिताजी मेरे कहते थे कि परिवेश व्यक्ति में समझ विकसित करता है, दृष्टि देता है, पर अपना विकास तो परिश्रम करके स्वयं करना पड़ता है। वही लोग, तमाम लोग जिनको बहुत अच्छा परिवेश मिला, वे नहीं कर पाते थे, नहीं कर पाए, और कुछ लोग उसमें से कर ले गए, कर सके। तो मेहनत तो खुद करनी पड़ेगी, पढ़ना खुद पड़ेगा, वह दृष्टि विकसित करनी पड़ेगी। और परिवेश प्रतिभाहीन को प्रतिभाशाली नहीं बना सकता है, वह समझ देता है। और अगर प्रतिभा है तो वह उस समझ से बहुत सारी चीजें अपने लिए पाता है, वह अपना विकास कर ले जाता है। मैं भले ही दिल्ली आ गई, लेकिन मैं दिल्ली में बस्ती, बनारस और बलिया को लिए हुए हूँ, मैं उससे अलग नहीं हूँ। अब आप देखिए कि मैंने जो बात कही कि उस छोटे से कस्बे में हम रहते थे और एक अलग तरह से सोचने समझने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी जगह जहाँ किताबों के माध्यम से बहुत ही अच्छे विचार मिलते थे, तो बाहर में बहुत पूर्वाग्रह थे समाज के भीतर। लड़की साइकिल चला ली, हमारे समय में ये भी, अभी बस्ती में लड़कियां साइकिल चला रही हैं, हम लोगों ने नया नया शुरू किया था, तो साइकिल चला ली तो बहुत बड़ी कयामत आ गई। लड़की यहाँ खड़ी हो गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। लड़कियां ये इतना पढ़ती क्यों हैं, ये भी एक समस्या थी। त्रिवेदी जी लड़कियों को इतना क्यों पढ़ा रहे हैं? त्रिवेदी जी बेटी को एडमिशन कराने के लिए बीएचयू ले लेकर के चले जाते हैं। ट्रेन नहीं होती थी। और आप देखिए कि एक ट्रेन बीच में बनी, कभी कभी कैंसिल हो जाती थी, वो बीच बीच में स्थगित हो जाती थी बहुत समय के लिए। वो 4 बजे जाती थी और हमारे घर से 4 बजे उस ट्रेन को पकड़ना असंभव था, क्योंकि वो ऑटो आज की जैसी कैब वगैरह की सुविधा रहती तो कोई बात ही नहीं थी। आज तो जीवन में बहुत कुछ बदला है। आप ये देखिए कि उस समय, और अगर बस से जाते थे तो बस से बहुत समय लग जाता था, 10-12 घंटे। और अगर फैजाबाद रूट लेते थे
तो आप देखिए तभी एक दिन पूरा चला जाता था कि आप फैजाबाद की बसेस तो बहुत सारी लगातार जाती रहती थी, लेकिन फैजाबाद जाकर अटक जाते थे। जिस एक्सप्रेस का नाम लो, जनता हो, किसान हो, कोई जो बनारस जाने वाली, उनका कोई निर्धारित निश्चित समय ही नहीं होता था। 4 घंटे लेट आ रही हैं, 5 घंटे लेट, 10-10 घंटे लेट भी आई हैं। तो हम भी वही पानी की बोतल और सत्तू का हमने वो सारे संघर्ष किए जो जो कोई भी युवक, कोई भी लड़का बस्ती से बनारस पढ़ने जाता तो करता। वो सब दिन देखे, वही जुगाड़ किए, वैसे ही पैसे बचाए, तिनके तिनके जोड़े, वैसे ही कोशिश की। एक बार मौका लगा तो मैं अपनी सास जी का जूता लेकर आई। मैंने कहा बहुत चलना पड़ता है, मेरे पास जूते नहीं हैं, तो जूता, उस जूते को पहन करके चलते थे। तो ये था, जूता पहन के चलना भी एक उस जमाने में एकदम आम बात नहीं थी। जूता पहन के चलना मतलब एकदम दिखाई पड़ना। तो ये सब बहुत सारी चीजें थी। ऐसे में आपको बताऊं, बस्ती में ही माँ मेरी इस पे एक बहुत अच्छी बात कहती थी, जो मैं अभी भी उस बात को बहुत बार याद करती हूँ, बहुत जगह याद करती हूँ। माँ कहती थी कि नए काट के कपड़े पहनने से कोई आधुनिक नहीं हो जाता है। आधुनिकता यहाँ की चीज है, यहाँ से आधुनिक होना होता है। और ये सच है, आज भी देखती हूँ बहुत से लोग, लड़के भी लड़कियां भी, बहुत अच्छे नए काट के कपड़े पहने होते हैं, बड़े खूबसूरत, बड़े नए तरह के, लेकिन उनका बोध का स्तर देखिए, उनकी चेतना का स्तर देखिए, कितना पिछड़ा हुआ है, कितनी सामंती सोच के हैं। लड़कियां भी अपना विकास नहीं कर रही हैं, मिले हुए इस मौके का वो अपने लिए, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए वो उसका फायदा नहीं ले पा रही हैं, वो वहां अटकी हुई हैं पीछे बहुत। तो कपड़े पहनने से आधुनिकता का कोई संबंध है ही नहीं। आधुनिकता दिमाग की चीज है, बोध की चीज है। अब आप देखिए कि एक घटना ऐसी घटित हुई, वो आज दिनेश जी से बात करते हुए ही सुबह मुझे वो भी याद आ गई, और मुझे लगा कि अरे, जीवन में कैसी कैसी चीजें घटित होती हैं, और आदमी का ध्यान तब जाता है जब ठहर कर, बैठ कर अपने बारे में सोचना शुरू करता है। क्योंकि लेखक तो अपने बारे में सबसे आखिर में देखता है, अपने बारे में नहीं देखता। दुनिया जहान इतना उसके सामने होता है, चारों तरफ इतने संघर्ष करते लोग होते हैं। मेरा तो वृत्त ही पूरा होता है संघर्ष का उन सारे लोगों के साथ जो मेरे आसपास, मेरे आसपास से मतलब एकदम बगल में नहीं, वो झारखंड में भी हो सकते हैं, उड़ीसा में भी हो सकते हैं, वो बनारस में भी हो सकते हैं, बस्ती में भी, दिल्ली में भी, हरियाणा में भी, कहीं हो सकते हैं। उन दलितों, उन वंचितों, उन मजदूरों, उन स्त्रियों, उन सबके, उन आदिवासियों, उन सबके संघर्ष से मिलकर ही यह वृत्त पूरा होता है। मेरे संघर्ष का, मेरा संघर्ष उसी संघर्ष का एक छोटा सा हिस्सा भर है। तो मैं ये बात याद कर रही थी, और इसे याद करते हुए मुझे अभी भी बहुत मतलब मन ही मन अच्छा भी लग रहा है, और लग रहा है कि कैसी चीजें हमारे सामने आती हैं। हुआ ये कि जैसा मैंने कहा कि बस्ती में साहित्य की किताबें तो दुर्लभ स्वप्न की तरह था कि साहित्य की किताबें आ जाएं बस्ती में, बहुत मुश्किल थी। गोरखपुर से कुछ किताबें फिर भी थोड़ा मिल जाती थी, लेकिन वहां भी उतना नहीं था। बनारस ही एकमात्र वो जगह होती थी, और वो भी खासकर हम लोग जाते थे चौक पर, और विश्वविद्यालय प्रकाशन में उस समय, और नागरिक प्रचारणी सभा, सब बनारस हमें लगता था जैसे आज दिल्ली लगता है कि यहाँ कुछ चीजें हमें मिल सकती हैं। यहाँ वो तमाम लाइब्रेरी, पुस्तकालय, बीएचयू का अपना इतना बड़ा पुस्तकालय, तो वो सब चीजें हमें वहां से निश्चित तौर पे मिलती थी। अब आप ये देखिए, मेरे पिताजी बहुत गीत गाया करते थे, लोकगीत। कहते थे कि उनकी माता ने उन्हें सिखाया है, मेरी दादी ने। और आजकल तो मुझे लड़के ऐसे कम ही मिलते हैं जो कि कहें कि माँ से लोकगीत सीखा है और उसी टोन में उसी तरह से गाएं। क्यों नहीं ऐसा कर सकते?
और मेरे पिताजी गाते भी थे उसी तरह से। मीरा के पद सारे हमने क्योंकि पिताजी बच्चों को सुलाते समय मीरा के पद, कबीर के पद गाते थे, तो हमें उसी समय याद हो गए थे। लोकगीत गाते थे और भोलानाथ की और गौरा देवी की जो दाम्पत्य की नोक झोंक है वो इतनी सुंदर उसमें अभिव्यक्त होती है। इधर से भोलानाथ कहते हैं, होत भिनसार भोला गौरा जगावे, उठ गौरा भंगिया रगड़ी पिलाओ। तो उधर से अब ऐसे थोड़ी आपने आदेश दिया तो उधर से फटाक से उठ करके भांग रगड़ देंगे। तो उधर से जवाब आता है कि गोदी में गणपति लड़कवा हो भोला जी, अब कैसे भंगिया पी सी पिला। और फिर उधर से जवाब आता है कि गणपति के भुइया बैठावा हो गौरा देवी। और फिर इधर से, अब ये हार मानने वाली बात नहीं है, बात चल रही है। अब इधर से फिर गौरा देवी क्या कहती हैं कि आंगन में घूमे ले नगिनिया हो भोला जी, आंगन में घूमे ले नगिनिया छोड़े ले फुफकार। अब देखिए इतना भयभीत माहौल है, आप कह रहे हैं बच्चे को भूमिया बैठा दे, तो वो नोक झोंक चल रही है, क्या लोकगीत का वो। तो एक कहीं ना कहीं इतनी बहुत सारे लोकगीत मुझे ऐसे इसी तरह से याद हैं पिताजी के गाए हुए। तो एक लोक चेतना का जो संस्कार मिला वह भी वहां से ही आ रहा था। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि बलिया, बनारस और बस्ती तीनों हमेशा मेरे साथ रहते हैं। और एक आखिरी में आता है हमारा सुंदर शहर देहरादून, उसे भी मैं भूल नहीं सकती। तो वहां के संघर्ष ही अलग तरह के थे। तो कहने का मतलब ये है कि एक जो ये परिवेश था पूरा हमारा, जहाँ इस तरह की बातें घर में होती रहती थी, पढ़ी लिखी महिलाएं थी। मेरी बुआ जो थी, मेरे पिताजी 4 भाई थे मैंने बताया, और 1 बहन थी सावित्री बुआ हमारी। तो हमारी बुआ की भी शादी बलिया ही हुई थी और बुआ को उस समय के हिसाब से वो काफी पढ़ी थी, उन्हें शिवा बावनी भूषण की पूरी याद थी और गाती थी। शिवा बावनी गाते हुए मैंने कभी और किसी को नहीं सुना सिवाय अपनी सावित्री बुआ की। और बुआ आल्हखंड गाती थी, आल्हा आता था उन्हें। एक पढ़ी लिखी स्त्रियों के बीच रहने से जो चेतना बनती है, बार बार जो प्रश्न वो उठाती थी, जिस तरह से वो हर चीज के साथ एक तर्क लाने की कोशिश करती थी, उससे भी हमारी चेतना का विकास होता रहा, वो भी हमारे संस्कार का हिस्सा बना। क्या बात मैं बताने जा रही थी कि बस्ती में हुआ ये कि किताबें तो मिलती नहीं थी। तो एक दिन अचानक हमने देखा कि सड़क किनारे टेंट लगा हुआ है और टेंट में ढेरों ढेर किताबें हैं। अभी तक टेंट हमारी चेतना में शादी के, ब्याह के वो जो टेंट लगाए जाते हैं उसी तरह से था। पहली बार टेंट ऐसा दिखा जिसके साथ किताबें जुड़ी थी। और फिर जाहिर सी बात है कि चुंबक की तरह हम खींचते हुए उस टेंट के अंदर चले गए। और जब टेंट के अंदर चले गए और किताबों की दुनिया के अंदर प्रवेश कर गए, तो उसके बाद हमें भूल गया कि कहाँ घर परिवार है, और लगे उसमें से छांटने। जो पिताजी सुनाते थे, जो कहानियां सुनाते थे, वो सब हमारी आंखों के सामने था। मतलब ये मैं बात बता रही हूँ पीपल्स पब्लिशिंग हाउस का जो रादुका प्रकाशन मास्को के साथ जो प्रकाशन था, पूरा रूसी साहित्य हिंदी में अनुवाद होकर आ रहा था, और साथ साथ इतना सस्ता था। मतलब मुझे याद है कि 10 पैसे मुझे पॉकेट मनी मिलती थी। अब कभी कभार मिलती थी, रोज नहीं मिल सकती थी। हम लोग शिक्षक के बच्चे थे। मेरी माँ हमेशा कहती थी तुम लोग शिक्षक के बच्चे हो, लेकिन मेरी माँ डॉक्टर की बेटी थी और जमींदारी थी, और उनकी भी माँ राजघराने की थी। तो वो कहती थी कि नहीं, तुम लोग शिक्षक के बच्चे हो, और शिक्षक के बच्चों को किताबों और इस तरह के अनुशासन के भीतर रहना होता है। तो
हम शिक्षक के बच्चे थे तो हमें और चीजें पता ही नहीं थी, दुनिया में और कितनी तरह की चीजें थी, हम बस उसी दुनिया को जानते थे और अपने चारों तरफ को देखते थे और प्रश्न बनते थे और फिर पिताजी से प्रश्न करते थे, उस पर कोई ना कोई उसका तर्क पिताजी बताते थे, कुछ ना कुछ कोई कहानी किस्से सुनाते थे, इस तरह से हमें समझाने की कोशिश करते थे, एक आधुनिक दृष्टि देने की कोशिश करते थे। हमारे तमाम मिथकीय चरित्रों के साथ भी वो कहते थे नहीं ऐसा नहीं, इसे ऐसे देखो तब लगेगा कि कोई मानवीय बात है। मनुष्य के ही जीवन से, मनुष्य का ही जीवन हमारा लक्ष्य है, मनुष्य के जीवन को ही से ही हम कुछ समझ सकते हैं, इस जीवन को समझ सकते हैं अगर कहें तो हुआ ये कि वहाँ किताबें इतनी दिखाई पड़ी और हमने जो है वो अपना समय भूल करके और उसमें खो गए और खूब किताबें लेके। अब तो क्या हुआ कि भाई जब आपने एक जगह देख ली तो आप तो हमारे यहाँ कहते परख जाना, परख गए, तो जब देखो तब वहीं जाकर अब नतीजा क्या हो कि जो पॉकेट मनी मिली थी, कभी कभी 1 रुपए भी किसी खास अवसर पर मिले थे, वो सब इसी में खर्च हो जाते थे। रिक्शे का किराया मिलता था, कभी 50 पैसे, 1 रुपया कभी, तो वो जो 1 रुपए होते थे रिक्शे का किराया, वो रिक्शा करने के लिए खर्च नहीं किया जाता था, क्योंकि या तो रिक्शा कर लीजिए या किताब खरीद लीजिए, ऑप्शन यही था। तो अब जाहिर सी बात है कि रिक्शा क्यों किया जाए, अगर किताब खरीदने का ऑप्शन है तो चलो ठीक है 2-4 किलोमीटर पैदल चल लेंगे, तो हम किताबें खरीद लेते थे। नतीजा क्या होता था, जब उतना लंबा पैदल चल कर आते थे तो देर हो जाती थी और कई बार काफी देर हो जाती थी। तो छोटा सा कस्बा, जो मैंने कहा इतने पूर्वाग्रह होते हैं लोगों के लिए, तो ये सहन करना ही मुश्किल था कि ये द्विवेदी जी की बेटियां ये किताबों में जा जाके वहां टेंट में कितनी मतलब अच्छा नहीं लगता है। और उनके हिसाब से तो ये बहुत, हमारे हिसाब से ये कुछ भी नहीं था, उनके हिसाब से ये बहुत विद्रोही बात थी। तो उन लोगों ने शिकायतें पहुंचाई, हमारी आवारगी के किस्से हो गए आवारा, अब तो बिगड़ गए, बच्चों को बिगाड़ दिया इन्होंने पढ़ा पढ़ा करके, किताब विताब और पता नहीं क्या क्या, और लेकर हर जगह पहुंच जाते हैं और लड़कियां खड़ी रहती हैं। हम 2 बहनें तो जरूर ही जाते थे, मैं और मेरी छोटी बहन, और खड़े रहते थे पिताजी के पीछे और सारी बातें सुनते रहते थे और समझ कर आते थे और फिर बाद में प्रश्न करते थे कि ये इसने क्यों बोला, वो उसने क्यों बोला, और पिताजी फिर वो पूरा समझाते थे कि इसका। तो इससे एक न्यूज सुनने का भी एक चस्का लगवाया था पिताजी ने। तो ये सब होता था, ये हमारे परिवेश के भीतर था। तो हुआ क्या कि लोगों ने खूब शिकायतें की कि भाई वो तो जो है लड़कियां वहां घूम रही हैं, आवारापन कर रही हैं। तो हमारी आवारगी के किस्से पहुंच गए। अब हम पहुंचे पैदल चलकर हाँफते हुए, झोले में किताबें भरे हुए, और जब पहुंचे तो गुस्से में पिताजी टहल रहे थे कि इतना देर, अंधेरा हो गया। और जैसे पहुंचे पिताजी ने कहा कहाँ थे तुम, तो हम डर के मारे हमारे हाथ से झोला वोला छूट गया और धड़ धड़ किताबें गिरी। तो जब किताबें गिरी तो पिताजी चुप हो गए बिल्कुल से, और थोड़ी देर देखते रहे। उसके बाद उन्होंने, साथ में 2-3 लोग खड़े थे, नजारा देखने का कोई अवसर छोटे कस्बों में नहीं छोड़ा जाता है। तो पिताजी देखने लगे और पिताजी ने अचानक कहा ये कज्जाक तुमको कैसे मिल गई, मुझे तो नहीं दिखी थी। और पूरा माहौल एकाएक बदल गया, हमारा सारा जो डर था हम लोग कांप रहे थे, हम लोग एकदम से कज्जाक पे नजर पड़ी उनकी कि हम कज्जाक देकर आए हैं। तो ऐसे ही फिर उन्होंने देखा कि हम तो किताबें खरीद रहे हैं, और जो अन्ना कारेनिना हमने उठाया था हरे रंग की जल्द में, वो तो भूलता ही नहीं। हमने सोचा ही नहीं था कि हमारी मुलाकात उस टेंट में टॉलस्टॉय से हो जाएगी। हमने सोचा ही नहीं कि ऐसी एक दीवानगी, ऐसी एक मोहब्बत सचमुच बनेगी। वहां हमें गोरकी मिलते, तुर्गनेव की श्रेष्ठ कहानियां, ऐसे जो, क्योंकि हम छोटी किताबें ज्यादा चुनते थे जो कम पैसों में आ जाएं, और सबसे अच्छी बात थी कि वो सस्ता था। तो इस तरह से चीजें बन रही थी। मैंने कब लिखना शुरू किया, तो मैं बहुत बचपन से ऐसे ही कुछ कुछ बना रही थी, कुछ जोड़ जाड़ कर बना रही थी। लेकिन एक घटना ने मेरे पिताजी को एहसास दिला दिया कि मैं कुछ लिख रही हूँ या मैं कुछ लिख सकती हूँ, इस तरह का।
क्या हुआ था कि मेरी मौसी आई थी, उनकी नई नई शादी हुई थी, तो मौसा जी कहीं फील्ड ड्यूटी में गए हुए थे। वो बाद में आए और अपना एक 3 टन जैसा बड़ा वाला ट्रक लेकर के आए। तो उन्होंने कहा कि बाजार जाना है। अब बस्ती का बाजार कोई इतना ज्यादा तो कुछ था नहीं, पर ठीक है, उन लोग को बाजार जाना था। तो उन्होंने सब बहनों में चुना मेरी बड़ी दीदी को, क्योंकि वो कुछ बड़ी थी, तो उन्होंने ले लिया। और बाकियों को, मतलब बाकियों की क्या जरूरत है, इतने सारे बच्चों को लेकर क्यों जाएंगी। तो हमें बहुत बुरा लगा, मौसी पर हमारा बहुत अधिकार था, तो हम लड़ गए, सब किया, रोना धोना सब किया और गए साथ साथ। तो मौसी लेकर के गई, तो लेकर के तो गई, हम भाई इतना प्यार करती थी तो ना तो नहीं कर सकती थी, इसलिए हमें जो है उस 3 टन के पीछे बिठा दिया गया और उसका जो एक जालीदार दरवाजा था वो बंद कर दिया गया। और उसके बाद वो लोग उतरे और मेरी बड़ी बहन को लिया। और असल में क्या होता था कि बड़ी बहन मुझसे 3.5 साल बड़ी थी और उनके हिस्से वो कुछ जो थोड़ी सी चीजें आ सकती थी वो उन्हीं के हिस्से आ जाती थी तो, क्योंकि ऐसा लोग समझते थे कि इनको दे देने से बाकियों की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। जब वो हाई स्कूल की तो पिताजी ने उन्हें ट्रांजिस्टर भी दिया और उस ट्रांजिस्टर को सुनने के लिए हम कैसे कान लगाते थे और वो सुनाए ना उनको लगता था ये बच्चे क्यों हमारे पीछे पड़े तो हमने बहुत सारे नाटक उस ट्रांजिस्टर पर सुने थे। तो मौसी के साथ वहां वो चली गई दीदी। तो यहाँ जो है, अब ये तो एक अन्याय हो गया, प्रत्यक्ष अन्याय। मैं कोई 9 साल की थी उस समय और मैंने एक उस अन्याय के परिणाम स्वरूप, उस अन्याय से जो गुस्सा, जो क्षोभ था, बहुत हमने कोशिश भी की कि ट्रक ड्राइवर को मना लें कि वो हमें कहीं अमाहट वगैरह लेता चले, तब तक हम भी घूमे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फिर फिर जो है एक कविता फूटी और उस कविता की मुझे कुछ पंक्तियां तो अभी भी याद हैं, क्योंकि वो कविता इतनी रिपीट की गई। और जब मैं घर आई तो हमने बताया कि, क्योंकि वो लोग जब आए तो हमने यही माना कि ये लोग खूब खा पी कर आ रहे हैं, हमने अपने बाल मन से ये समझा कि ये खूब मजे करके आ रहे हैं और हमें बंद करके रखा तो हमारे साथ अन्याय किया। तो घर आके जितनी भी बार ये बात कहने की कोशिश करते थे, कोई सुनता नहीं था। तो जब कविता के रूप में कहा, पिंजड़े में बंद था पक्षी, थी प्रकृति उसकी स्वतंत्र, तन मगर था बंद, क्या करे लाचार था, नर की निर्दयता का दास था। ये लिखी गई थी उस समय। अब जो ये कविता जो है, जैसे ही सुने माता पिता एकदम सीरियस हो गए और उन्हें लगा कि ये बच्चों के साथ ठीक नहीं हुआ है। और जो हमने उसकी प्रतिक्रिया देखी कि अरे इतना असर पड़ गया। तो मैं कहूं अगर इसे ऐसे कि कविता को मैंने प्रतिरोध के हथियार की तरह पाया, पहचाना और अपनाया। और लिखना दरअसल मेरे लिए लड़ना है, तो ये लड़ने का एक तरीका मुझे मिल गया और उसके बाद तो शुरू हो गया। हथियार आपको समझ में आ गया कि यहां से अगर आप तलवार चलाते हैं, गोली चलाते हैं, तो वो सही जगह लग सकती है, तो आप फिर उस हथियार को उठा लेते हैं। मैंने ये हथियार उठा लिया और कविताएं लिखने लगी। अब तो जब भी कुछ अन्याय होता था तो एक कविता हो जाती। और इस तरह बहुत सी कविताएं कच्ची पक्की जैसी भी लिखी गई, लेकिन कविताएं छपना शुरू हुई 85 में। 83 में, उससे पहले मैंने 83 में हाई स्कूल किया था और उस समय मैंने एक कहानी लिखी थी, क्योंकि वो समय जो है 83 का, यूपी में और बिहार में भी, यूपी में तो बहुत ज्यादा दहेज हत्याएं हो रही थी, बहुत ज्यादा हो रही थी। तो ये कहानी उसी पर थी, छोटी सी। और हुआ क्या कि उसी दिन जब कहानी बन बनकर सुनाई गई हमारे परिवार में, उसी दिन शाम को मेरी माँ की स्कूल की टीचर आ गई। उनको हम लोग बहुत पसंद करते थे, मतलब बहुत उनके सिर चढ़े थे टाइप। तो उनको पता था कि मैं कविता लिखना शुरू किया है मैंने, और बहुत सारी कविताएं ऐसी छोटी छोटी लिख रही हूँ।
उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि कुछ लिखा है। मैंने कहा हाँ, एक कहानी लिखी हूँ। उन्होंने कहा लाओ सुनाओ। अब भाई कहानी सुनकर तो वो जो रोए, उनको संभालना ही मुश्किल हो गया। मेरी माँ ने कहा भाई तुम ऐसी कहानी, इतनी रोने वाली, इतनी दर्दनाक कहानी क्यों लिख रही हो? मैंने कहा यही हो रहा है। बात भी सही थी। मेरे पिताजी कहते थे जो हो रहा है वही दिखाना है, जो हो रहा है वही तो लिखना है, वही तो जो यथार्थ है वही वही साहित्य में आएगा। हम कहीं से कुछ बनावटी नहीं ला सकते। जो दिख रहा है, जो लगातार सुनाई पड़ रहा है। और आप सोचिए कि ये हाई स्कूल की बात थी, इसके बाद कितना समय बीत गया, मैं उस कहानी को भूल गई। लेकिन मेरी माँ की वो जो सहकर्मी थी वो नहीं भूली। आप देखिए, वही मैंने कहा कि मैंने प्रतिरोध के हथियार की तरह पाया इसको। जब उनके 2 बेटे थे, जब उन्होंने अपने बेटों की शादी की तो बकायदे मुझे खबर किया गया, बुलाया गया और मुझे बताया गया कि देखो कोई दहेज नहीं लिया गया है। और मैं हैरान रह गई कि उन्हें कहानी याद थी, और उस कहानी ने उनके दिमाग पर इतना, वो एक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति थी, कोई पाठक नहीं थी, बस ऐसे ही चलते चलते कुछ पढ़ लिया। लेकिन इतना अगर असर था कि इतने साल के बाद जब उनके बेटों की शादी हुई और उन्होंने मुझे बुला के कहा कि देखो मैंने दहेज नहीं लिया है, दोनों बेटों को मैंने एक एक स्कूटर खरीदा है अपने पैसे से, घर से मिला है, और दहेज नहीं लिया गया, ना बहू से कोई डिमांड की गई, वो जो लेकर आए। तो फिर मेरे पिताजी ने कहा कि देखो ये साहित्य की शक्ति है। उस दिन मुझे फिर से एक बार लगा कि अरे ये तो सचमुच एक कितना बड़ा हथियार है। अगर हम इस माध्यम का, कितना बड़ा माध्यम है, का सही उपयोग करें तो हम बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसी चेतना जगा सकते हैं, बहुत कुछ ऐसा आपके मन को, आपके मर्म को छू लेने वाली बातें आप तक पहुंचा सकते हैं, जो वैचारिक रूप से भले ही आप पढ़ें आपके मर्म को नहीं छूती हैं, लेकिन आपके मर्म को हम उस विचार को, मर्म को छू लेने वाला बनाकर उस तरह से आपके पास उसको पहुंचा सकते हैं। तो ये एक घटना मुझे याद आती है, और एक वो घटना याद आती है जो रशियन साहित्य पढ़ते हुए, जिसमें ऐसा हर बार ऐसा लगता था कि एक खिड़की खुलती है, फिर कुछ दरवाजे खुलते हैं। वो 10 दरवाजे खुलने वाली चीज यहाँ से ही शुरू हुई थी, और वो 10 दरवाजे खुलते गए। फिर हम अमेरिकन साहित्य पर आए, फिर हमने कहा यहाँ फ्रेंच क्या है। एक और भी बात, मजेदार बात याद आती है। दिनेश जी, आज आप मुझसे क्या क्या कहलवा रहे हैं। मुझे याद आ रहा है कि मैंने सिमोन द बोआ का अ ड्यूटीफुल डॉटर चुरा कर पढ़ी थी। तो ऐसी पतली सी किताब थी, मैंने चुरा लिया। मेरी मतलब जो इच्छा थी वो रोके ना रुके, और मैं जानना चाहती थी कि सिमोन द बोआ ने अ ड्यूटीफुल डॉटर में क्या लिखा है। तो अभी मैं कहती भी हूँ कभी कभी कि हम लोगों के पास अनुवाद बहुत कम मिल पाते थे, बहुत सारा कुछ अंग्रेजी में बहुत कष्ट से पढ़ना पड़ता था, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी नहीं थे। बाद में अब तो बस्ती में कुछ स्कूल ऐसे खुल गए हैं अंग्रेजी माध्यम, हम लोगों के बहुत बाद। तब तो नहीं थे, तब तो स्कूल भी बस काम चलाने वाले थे। एक स्कूल ऐसा था, देखिए कहानी मैंने बाद में लिखना शुरू किया। 85 से जो कविताएं छपती रहीं, तो वो बहुत से स्थानीय रूप से जो स्थानीय स्तर पर पत्रिकाएं निकलती थीं, डॉक्टर परमात्मानाथ द्विवेदी थे, दूरवा दल निकालते थे, एक छोटी पत्रिका निकलती थी गरिमा भारती, कुछ समय के बाद मदन मोहन जी ने निकाली थी नई रचना गोरखपुर से। ये तो मेरे ख्याल में बाद की बात है, 88-89 की बात है। तो उस समय गरिमा भारती एक पत्रिका निकलती थी जिसमें एक कविता मेरी छपी थी, यही 85-86 की बात है, बौना आदमी, और 20 रुपए आए थे पारिश्रमिक। और 20 रुपए को लेकर के जो मतलब अब तो सोचते हैं तो हंसी आती है, पर जिस तरह लगता था कोई तनख्वाह, ये बड़ी सी माँ के चरणों में समर्पित करना
और उसको माँ मेरी बहुत ही अश्रुपूर्ण तरीके से, अरे मेरे बच्चे ने कमाया ये और तो ये एक जो मतलब पहला धन मिला था, कविता से मिला था। और धीरे धीरे मैं हाई स्कूल में तो कहानी लिखी थी, वो तो एक बहुत बचपन का कच्चा पक्का सब प्रयास था। बाद में मैं कहानियों में 96 में कहानी मेरी छपी, पहली कहानी हंस में, अक्टूबर 96 में। उसके बाद धीरे धीरे कहानियों में जो है आना शुरू हुआ। और कथा देश के नौलेखन अंक में एक कहानी आई थी जो 2001 जून 2001 में, साहित्य वार्षिकी इंडिया टुडे की जून 2002 जनवरी 2002। तो इस तरह से वो कहानियों का सिलसिला 96 से शुरू हुआ था। लेकिन उससे पहले कविताएं खूब लिखी जाती, छप भी रही थी, वागर्थ में, इसमें हंस में भी बाद में छपी, बहुत सारी समकालीन भारतीय साहित्य में भी बाद में छपी। तो लेकिन शुरू में तो स्थानीय न्यूज़पेपर में, तो एक स्थानीय स्तर पर एक समाचार पत्र निकलता था, क्षत्रिय मेल। तो एक दिन क्षत्रिय मेल के संपादक जी आए हमारे घर और उन्हें पता चला कि ये बच्ची कुछ लिख रही है, पढ़ रही है, कुछ जोड़ ओड़ लेती, कुछ कविता दे देगी। उन्होंने कहा कुछ भी लिख कर दो। तो मैं उस समय कबीर को पढ़ रही थी, पिताजी से रोज समझने की कोशिश करती थी और जूझ रही थी। तो मैंने एक लेख लिख दिया, आज है आवश्यकता फिर एक कबीर की। ये भी वही बात है 84, 85, 86 तक की उस समय। तो उन्होंने छाप तो दिया, लेख उन्हें अच्छा लगा, लेकिन वो आ गए लेख लेकर के और मतलब छपी हुई वो प्रति लेकर के, और मेरे पिताजी से उन्होंने कहा कि द्विवेदी जी आपने क्यों लिखा, मैंने तो बच्ची को लिखने के लिए कहा था। तो मेरे पिताजी ने कहा कि अरे भाई मैंने तो पढ़ा भी नहीं है उसे। बात जरूर हो रही थी क्योंकि बहुत दिनों से तो ऐसे ही ये शुरुआती दौर था लिखने का, चलता रहा। उसके बाद कहानियों में जब मैं आ गई तो आपको बताऊं कि एक पुरानी चीज, मतलब जो बचपन की स्मृति थी, जो जिस तरह के परिवेश में हम थे, एक घर के भीतर का परिवेश था, एक घर के बाहर का परिवेश था जो अलग था बिल्कुल। और आप देखेंगे उस परिवेश ने मुझे कैसे समृद्ध किया, कैसे उसने मेरे अनुभव का विस्तार किया। मैं स्कूल नहीं जाना चाहती थी। स्कूल का अनुशासन बड़ा दुखदाई होता है। दो चीजें नहीं पसंद थी, मैंने अपने पिताजी से बताया था कि एक था घंटी बज जाती है, जब आप पढ़ने में मन लगाना शुरू करते हैं तभी बज जाती है, जैसे ही आप विषय में प्रवेश करते हैं। तो ये मुझे एकदम अमान्य था, मान नहीं सकती थी। अभी तो इतिहास पढ़ रहे थे तब तक इन्होंने घंटी बजा के मैथ्स में डाल दिया, तब तक घंटी बजा दी और कहा अब ये पढ़ो। अभी तो ड्राइंग कर रहे थे तब तक उन्होंने घंटी बजा दी और कहा कि अब ये पढ़ना है। तो मैं ऐसा इतना जल्दी से स्विच ऑन ऑफ नहीं कर सकती। मैं एक विषय में आराम से डूबकर उस काम को करना चाहती हूँ। तो मेरे पिताजी ने कहा कि स्कूल नहीं बदल सकता तुम्हारे हिसाब से, शिक्षा व्यवस्था नहीं बदल सकती है, तो क्या होगा, जाना पड़ेगा। तो जाना पड़ेगा तो उपाय खोजना पड़ेगा बचने का। तो जब सब लोग, मतलब मेरी बहनें भी, सब लोग आराम से तैयार होकर स्कूल ड्रेस पहन करके आते थे, ठेले उसमें बैठ जाते थे। एक ही स्कूल था ढंग का, ठीक ठाक, सरस्वती शिशु मंदिर, उसमें बैठ जाते थे। तो जब ठेला चलता था तो मैं उसमें से कूद जाती थी और कूदने से मुझे चोट लग जाती थी, तो मेरी बहन रोती थी। और मेरी बहन, मैं आज तक उससे पूछती हूँ कि तुम क्यों रोती थी, चोट तो मुझे लगती थी। तुम रोती थी तो मोहल्ले को जगा देती थी, बता देती थी कि हम जा रहे हैं स्कूल, ये गिर गई हैं, ये कूद गई हैं। तो इस तरह से पिताजी जानते थे। तो पिताजी पीछे पीछे आ रहे होते थे साइकिल लेकर, और उसी साइकिल पर मुझे बैठाया जाता था और ले जाकर मुझे खटैया स्कूल में छोड़ दिया जाता था कि तुम्हारी पढ़ाई यहाँ होगी, तुम उस काबिल नहीं हो वहां पढ़ने के। तो ये मेरा पनिशमेंट था जो मेरे इतना ही काम आया। वहां क्या होता था, मैंने बहुत कुछ सीखा, कीड़े पहचानना सीखा। देखिए मुझे बहुत कीड़ों की जानकारी है। और छत से कीड़े टपकते थे,
कैसी प्राइमरी स्कूल की क्या दशा थी। कीड़े टपकते थे तो बच्चे कूद कूद कर उसे मारते थे। वो दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने से हटता नहीं। सब अपना कटोरी थाली लेकर आते थे। सब मैंने सारी चीजें सीखी हैं। पीछे से कचहरी में कैसे घुसते हैं, कैसे पेड़ पे चढ़ते हैं, कैसे आम चुराते हैं, कैसे इसको मारते हैं, पत्थर ठेला, सब तरीके मुझे पता है। तो मैंने उस जीवन को खूब, मैं उनके साथ शुरू में तो कुछ थोड़ा दूरी रही, फिर वो मेरे साथी बन गए। उनसे मैंने मिट्टी के खिलौने बनाना भी सीखा, क्योंकि हमें खिलौने तो मिलते नहीं थे। हम ऐसे ही बना के अपना मिट्टी से रंग वंग लेते थे, क्योंकि वो बच्चे रंगते थे तो हम भी रंग लेते थे। तो इस तरह से एक एक दूसरी दुनिया थी। वहां मिड डे मील बनता था तब, जब हम लोग छोटे थे। और मिड डे मील मतलब क्लास 2-3 की बात मैं बता रही हूँ। तो वो मिड डे मील जिस तरह से बनाया जाता था, जो प्रक्रिया थी, जो तरीके थे, और उसके पीछे बाद में जब मैं बड़ी हुई तो स्कूल ऐसा नहीं हुआ कि वो और अच्छा हुआ, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि और खराब स्थिति में पहुंच गया। तो जब भी मैं जाती थी तो वहां से फिर मैं उसी में आ जाती थी कि ये व्यवस्था, ये शिक्षा व्यवस्था, ये सारी चीजें, और उस पर इतना चिंतन मैंने किया कि मेरे उपन्यास अनिहारे तलछट में चमका में एक पूरा चैप्टर ही है। क्योंकि बहुत से ऐसे थोड़ा दूर दराज में स्कूल थे जहाँ पे इस तरह से खुलेआम नकल कराई जाती थी, वहां पे ठेके लिए जाते थे बकायदे। शिक्षा व्यवस्था की ये हालत थी। और ये मिड डे मील कैसे बनता था, बाद में मैंने एक कहानी लिखी मिड डे मील नाम से। और ये हंस के एक विशेषांक में आम जन की कहानियां विशेषांक था, 2005 में आया था, उसमें ये छपी कहानी। और जब ये छपी तो उन इलाकों में बहुत सारे लोगों ने फोटोस्टेट करके बांटा और कहा कि हमारे यहाँ तो ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं। तो कहीं उसकी जो भूमिका थी, उसकी जो पीठिका थी, वो मेरे बचपन में तैयार हुई थी, जो बहुत बाद में लिखी गई। ऐसे ही छावनी में बेघर भी बाद में लिखी गई, जब कारगिल का युद्ध खत्म हो गया, जब वो सैनिक जीवन के जो सारी तकलीफें हैं, जो सारे संघर्ष हैं, जो बाहर की दुनिया को दिखाई नहीं पड़ते। बाहर की दुनिया को सिर्फ एक हीरोइक छवि दिखाई पड़ती है, लेकिन जो झेल रहा होता है वो जान रहा होता है, उन चिंताओं से गुजर रहा होता है। वो तमाम तरह के, वो एक बिल्कुल अलग तरह का संघर्ष है सैनिकों का। और उस शेलिंग में भी वो कभी बात वो करूंगी, बहुत लंबी हो जाएगी। दिनेश जी, मैं कहाँ कह रही थी, सोच रही थी कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, अब मुझे एक से एक चीजें याद आ रही है। और देखिए क्या क्या याद आ रहा है मुझे। वो मुझे वो पुंछ और राजौरी की घटनाएं याद आ रही हैं। छावनी में बेघर तो बाद में लिखी गई, लेकिन जिया हमने उसे पहले। वो कर्फ्यू, वो शेड का हिलना, वो शेल का शेलिंग होना, और ये पहचान करना कि यहाँ की है, ये हमारे अब की जो आवाज आ रही है ये हमारे यहाँ की, वो सारा हमने 91 में खुद हम फंस गए थे वहां। और वहां खुद जो है, हस्बैंड तो मेरे युद्ध में चले गए थे, मैं वहां एक कोने में, मुझे कहा गया था कि एक आदमी छोड़ दिया जा रहा है जो आपका खाना बना देगा। तो वहां पे खाना ऐसे घर जैसा नहीं है व्यवस्था की, घर में आप खाना बनाएं उस तरह से। तो फील्ड स्टेशन है, पुंछ की वो तमाम सारी चीज। तो ये इतना अनुभव, इतना अलग अलग तरह का अनुभव, इतनी सारी चीजें, ये सारी चीजें कैसे मिलकर एक रचनाकार को निर्मित करती हैं, बनाती हैं, कैसे सिखाती हैं कि जीवन क्या है, कैसे इसे देखें। आप एक कहानी मुक्ति प्रसंग है, उसको उसमें देहरादून की स्मृतियां हैं। देहरादून से ऋषिकेश जाने की वो स्मृति है। और वहां मुझे ये समझ में आया था कि लेखक कैसे सबकी आवाज है, वो सिर्फ अपनी आवाज नहीं है। और वो दुष्यंत कुमार का वो जो शेर है कि मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग, चुप कैसे रहूं, तो वो मुझ में करोड़ों लोग रहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मेरा तो वृत्त ही पूरा नहीं होता उन सब के बिना। मेरे संघर्ष का जो स्फीयर है वो इतना बड़ा है, उन सब से मिलकर ही मैं कुछ हूं, या
या कुछ भी नहीं हूँ। तो ये जो यात्राएं होती थी देहरादून से ऋषिकेश की, इसमें वो सारी छेड़छाड़, वो सारी हमारी जो सामंती मानसिकता के नमूने, वो सारी चीजें दिखाई पड़ती थी। और मैं भी नौकरी के लिए देहरादून से ऋषिकेश जाती थी बस में। उसमें पूरा पूरा हर तरह का ग्रुप जाता था, हर तरह की नौकरी वाला ग्रुप जाता था। मतलब प्राइमरी स्कूल के टीचर्स का एक अलग टाइम होता था, इंटरमीडिएट कॉलेज के टीचर्स का एक अलग टाइम होता था, डिग्री कॉलेज के टीचर्स अलग टाइम पे जाते थे, ऐसे पर बसेस में जाते रहते थे। धीरे धीरे उन लोगों को पता चला कि अच्छा मेरी भाई मैं कहानी वानी लिखती हूँ, तो उन लोगों ने मुझे अपने दुख सारे बताने शुरू किए। बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें, मतलब मैं कहूं कि दर्द का एक बेशकीमती खजाना मैंने पाया। दर्द का, दर्दो गम कितने किए जमा तो दीवान किया, मुझको शायर न कहो मीर कि साहिब मैंने। तो ये दर्दो गम जमा किया है, ये इतना कम नहीं है, बहुत है, बहुत है। और जब मैंने, बहुत पूरी साल लग गया था मुझे मुक्ति प्रसंग कहानी तैयार करने में, और जब ये कहानी तैयार हुई एक असंबद्ध शिल्प के साथ, और जब ये छपी कथादेश के नौलेखन अंक में, बहुत मुझे इस पर बहुत बहुत तरह के पत्र आए, बहुत सारे, बहुत खराब पत्र भी आए, बहुत धमकी वाले पत्र भी आए इस पर। मतलब इसका तो अनुभव ही एक अलग निराला अनुभव था। लेकिन सबसे बड़ी जो सीख थी वो ये थी कि आप इन सब की आवाज हैं और आपका काम खत्म नहीं हुआ है। जब अंक आया तो मैं इतनी खुश थी क्योंकि मेरा काम हो गया था और मैं सोच रही थी कि मैंने कहानी लिख दी है और खुश थी। और जब मैं बस में चढ़ी तो मैंने देखा कि सबके हाथ में कथादेश का अंक है, तो खुशी मेरी और दुगनी कि भैया मेरे तो क्या कहने। लेकिन जब मैं अंदर गई तो शाबाशी किसी ने नहीं दी, सबने ये कहा कि मेरी बात तो आपने छोड़ दी, मेरी बात तो आपने कही ही नहीं, और पूरा घेर लिया। मेरी वाली बात रह गई, मेरी वाली बात, और मैं सांत्वना दे रही हूँ कि नहीं मैं कहूंगी भी तो एक कहानी में कैसे सारा कह सकते हैं, अभी और कहूंगी और लिखूंगी। अरे भाई मुझे उस दिन समझ में आया कि नहीं, लेखक उड़ नहीं सकता, जमीन पर रहना है, आपका काम जमीन पर होना है। आप सबकी उन सब की आवाज हैं जो अपनी आवाज लोगों तक नहीं पहुंचा सकते, जो या जो कहते भी हैं तो उनकी आवाज नहीं पहुंच पाती है, तो आपको उन सब की आवाज बनना है। और शब्द को तो मंत्र माना गया है, शब्द का प्रभाव होता है, तो शब्द का यदि प्रभाव है, यदि वह मंत्र है, तो उसकी जिम्मेदारी भी है। यानी जो कहना है जिम्मेदारी से कहना है। जिम्मेदारी मैं लेखक की एक बहुत बड़ी शर्त मानती हूँ, बहुत बहुत जरूरी है कि आप जिम्मेदारी लीजिए जो आपने कहा है, जो शब्द कहे हैं। तो उस दिन मैंने ये सीख पाई कि मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, मेरा काम इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकता है, इतना कुछ कहना, इतने लोगों की तरफ से कहना है। अभी कहाँ, भी तो जारी है जीवन की यात्रा अनवरत, अभी तो चल ही रहा है, अभी तो कितना कुछ, पता नहीं मैं सारा इतना कुछ कह पाऊंगी कि नहीं। कोशिश कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि उन सारी बातों को, वो सारी चीजें जो वो देख रही हूँ, जो मेरे अनुभव का भी हिस्सा है, जो मेरे विचार का भी हिस्सा है, उन सारी चीजों को कैसे कहूँ, किस तरह कहूँ कि वह अपनी संपूर्णता में भी कहा जाए और वह मर्म को भी छू सके। तो मुझे लगता है कि मैंने इतनी बातें, आज दिनेश जी ने मुझसे बहुत सारी बातें कहलवा ली, और मैं समझती हूँ कि काफी वक्त मैंने ले लिया है। तो अब जो है, यदि कुछ आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। नहीं, वाकई ये ऐसा वक्तव्य आपका था कि हम लोग के लिए भी काफी काम की चीजें थी, और खास तौर से आपकी रचनाओं को समझने के लिए, आपके सरोकार को समझने के लिए, जानने के लिए। तो अब आप लोगों के प्रश्न आमंत्रित हैं, लेकिन जैसा कि मैं हर बार वही गुजारिश आपसे फिर करूंगा कि जब आप प्रश्न करें तो संक्षेप में करें और उसको आप अनम्यूट करके प्रश्न करें, लेकिन फिर अपने आप को आप म्यूट कर लें, क्योंकि फिर बहुत डिस्टर्बेंस होती है। 2-3 माइक एक साथ खुली रहेंगी तो आवाज क्लियर नहीं आएगी। ठीक, आपके प्रश्न आमंत्रित।
प्रणाम मैम। हेलो। शोर मचा लो। आप पूछिए, सवाल पूछिए मैडम। बोलिए। प्रणाम मैम। मैम फिर से बोलिए, कुछ नहीं सुनाई पड़ा। प्रणाम मैम। मैडम, आप अपनी रचनाओं का शीर्षक देते समय आपके मन में क्या होता है? आपके शीर्षक कुछ अलग हटकर क्यों होते हैं? हाँ, शीर्षक में मुझे बहुत समय भी लगता है, बहुत विचार करती हूँ। मुझे लगता है कि शीर्षक ऐसा हो जो बहुत सारी बातें कह रहा हो, बहुत अर्थपूर्ण हो, अ, बहुत गहरी अर्थ संभावनाओं से भरा हो। कई बार ये सूझ जाता है। और जैसे अनिहारे तलछट में चमका, तो ये था कि अंधेरा अपने आप में इतना कुछ कह जाता है। अंधेरा किसका? मन के भीतर का अंधेरा, बाहरी दुनिया का अंधेरा, पूर्वाग्रहों का अंधेरा। अंधेरा ही अंधेरा है। इतने हजार तरह के संघर्ष हैं, अन्याय है, अन्याय इतना ज्यादा है, हिंसा इतनी ज्यादा है। इन सब का जो एक मनुष्य के लिए अंधेरी स्थितियां बनाता है, ये सब कुछ मिल करके अंधविश्वासों का अंधेरा, बहुत सारे अंधेरे हैं। तो इन सब अंधेरों का जो तलछट है वो कितना गहरा अंधेरा है, उसमें अगर संभावना की कुछ रोशनी है तो वो बड़ी चीज है। इस तरह से कुछ मतलब सोचते विचारते सूझ जाता है। स्याही में सुरखाब के पंख, स्याही तो है, ज्ञान तो है। अब स्याही में सुरखाब के पंख की पहली लाइन अगर देखिए तो सोनपती बहन जी शिक्षा के एक जरूरी पाठ की तरह थी, पाठ की तरह याद रखने के लिए थी। पहली ही लाइन, यानी शिक्षा और स्याही है, शिक्षा है में सुरखाब के पंख। सुरखाब के पंख वो मुलायम कोमल मानवीय भावनाएं हैं, मानवीय गति और मानवीय भावना, मानवीय संवेदना। यही तो साहित्य का लक्ष्य है, साहित्य की भूमि है। तो इस तरह से कोशिश रहती है कि कुछ इस तरह का सूझ जाए कि अच्छा हो। अस्थि फूल है जैसे, तो अस्थि फूल के साथ भी यही है कि जब राख चुनते हैं शमशान में तो अस्थि को फूल कहते हैं, कहते हैं फूल चुनने जा रहे हैं। लेकिन उसमें एक और अर्थ छिपा हुआ है। आचार्य हृदय प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में कहूं तो नानाविध अर्थ संभावनाओं से भरा। तो ये शब्द ऐसा है, इसमें एक और अर्थ है, क्योंकि फूल जीवन का प्रतीक है। तो यहाँ है कि अगर शमशान जैसी स्थिति है, अगर एक संस्कृति जो है वो इस रूप में जा रही है, नष्ट हो रही है, तो वहां एक संभावना भी फूल की तरह उदित हो रही है। वहां है, बिना संभावना के कुछ है नहीं, बिना उम्मीद के कुछ नहीं है। यही है मेरे ख्याल में। सभी बिना विचार के, मुझे तो लगता है कि सभी को विचार करके शीर्षक, तो जो सरोकार वाले रचनाकार हैं, जो जेन्युइन हैं, गंभीर हैं और समझते हैं कि साहित्य केवल मनोरंजन नहीं है। साहित्य के पास हम बहुत कुछ समझने के लिए जाते हैं, अपने समय को, अपने आप की उलझनों को समझने के लिए जाते हैं। ये केवल मनोरंजन नहीं है। अपने समय को, समाज को, सब कुछ को, बहुत सारी चीजें हमें समझाता, हमें एक दृष्टि देता, हमारे भीतर जो ऊहापोह की स्थिति होती है उसको जो है उसके लिए एक रास्ता देता है। तो ये सब बिन कहे करता है, चुपचाप करता है। तो मुझे लगता है कि वहां तो शीर्षक सोच विचार कर ही होने चाहिए। प्रणाम मैम। धन्यवाद मैम। आप मैम आशीष हूँ मैम प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है मैम। मैम। अगर मैं पूछूं मैम? सुना देती तो हम अभी तक कहानी, अगर कविता कोई हो मैम, अगर आप सुना पाए तो मुझे और हम सभी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। कविता लिखना तो छूटता चला गया। अब तो मुझे कविता का
देखिए, एक कविता जो अब इधर तो मैंने 20 साल से कविता नहीं लिखी है, बहुत पुरानी कविता ही है, लेकिन चूंकि मेरी कुछ कविताएं अनामिका जी ने ले ली, 7-8 कविताएं, कुछ साहित्य अकेडमी से उन्होंने एक संग्रह प्रकाशित किया था, संपादित किया था, तो उसमें लिया भी। तो उसमें चूंकि उन्हें ये कविता पसंद है तो वो बार बार इस कविता को कहती हूँ, तो मुझे थोड़ी सी, मतलब सारी लाइंस तो नहीं पर कुछ लाइंस याद है। स्कूटी पर ईश्वर बैठा था मेरे पीछे, स्कूटी पर ईश्वर बैठा था मेरे पीछे, मैं हाथों में मन भर अनाज लादे स्कूटी चला रही थी भीड़ के बीच। यही इसी तरह की कुछ चीजें थी। तो अनामिका जी को चूंकि ये कविता बहुत उनको याद है, हमेशा कहती हैं स्कूटी पर ईश्वर बैठा था मेरे पीछे तो मुझे ये 3-4 लाइन याद है उसके कि हाथों में मन भर अनाज ला दे स्कूटी चला रही थी। तो ये एक जो है। मैम प्रणाम। मैम, एक रचना को चरणों में पूर्ण सादर करने में स्पर्श। कितना समय लगाती हैं आप लगभग? 2-3 लोग बोल दें तब फिर मैं एक साथ ही बोल दूंगी। बताइए, एक तो आपने पूछा समय कितना लगता है, ठीक है, दूसरा? मैम मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मैं अभी आपके वाक्यांशों को सुन के मैंने अभी अभी एक 2-4 लाइनों में कुछ लिखना चाहा है, और वैसे तो उतना समर्थवान नहीं हूँ कि आपके वक्तव्यों को 2-4 लाइनों में बांध सकूं, लेकिन फिर भी कुछ लिखा है तो आपकी अनुमति चाहता हूँ कि वो सुना दूं। कहती हैं अल्पना मिश्रा जी, कहती हैं अल्पना मिश्रा जी, और सुनो ध्यान से बालिका जी। कहती हैं अल्पना मिश्रा जी और सुनो ध्यान से बालिका जी। ये कविता आप बाद में सुनाइएगा, रहने दीजिए। आको अल्पना हिम्मत जी, आको अल्पना हिम्मत जी, लड़ो खूब मिलेगी जीत। ठीक है बेटा, मैं समझ गई, ठीक है। चाहे कितना जोर लगा लो, चाहे कितना शोर मचा लो, जीतेगी बीजेपी। देखिए मेरा भी एक आग्रह है, अगर मैम तक मेरी बात पहुंच रही हो तो। हेलो जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, पहुंच रही है, बोलिए। जी मैं स्मिता वाजपेयी बिहार से बोल रही हूँ। मैम से एक आग्रह है, प्रश्न तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैम की जितनी भी रचनाएं हैं वो, और जितनी भी कहानियां हैं, जितना भी कुछ मैंने पढ़ा है, मुझे लगता है अरे बिल्कुल मैं ऐसा ही सोच रही थी, अरे ये तो मैंने ही लिखा है जैसे, अरे ये कैसे जान गई मैम। तो मैम की कहानियों पर तो कुछ मतलब कोई प्रश्न ही नहीं है, वो तो बहुत सारे प्रश्न जो अभी उठ के और दब से गए थे, उन सारे प्रश्नों का उत्तर एक एक कहानी का एक एक पैराग्राफ देता है। मुझे मैम से एक आग्रह है, बलपूर्वक आग्रह है, स्याही में सुर्खाब के पंख, ये एक उपन्यास है, इसे मैम ने जानबूझ के कहानी जैसा बना दिया है। नहीं, मुझे संतुष्टि नहीं है, मेरा आग्रह, दुराग्रह भी सही, लेकिन मुझे ये उपन्यास चाहिए मैम से। अच्छा लग रहा है। वो जो सोनपति जी माचिस की डिबिया लिए घूमी, वो जो सोनपति बहन जी की, अरे भाई बस्ती में ऐसा होता था ऐसा हमारे चारों तरफ माहौल था। ऐसे में मेरे पिताजी लड़कियों को पढ़ा रहे थे, बीएचयू भेज रहे थे तो जाहिर है कि ये सब चीजें हमें दिख रही थी कि हो रहा है। जी वो माचिस की डिबिया इतनी जल्दी की थी लड़कियों से, वो उसे, और खास तौर पे जो थी कि वो ट्रेन में जो बैठी हैं, नहीं मैम, उसको तो उपन्यास चाहिए मैम। ठीक है, अच्छा, समय की बात कर रहे थे, तो समय तो निर्भर करता है, किसी कहानी में ज्यादा लगता है, किसी उपन्यास में बहुत, जैसे अस्थिपुर में मुझे कई साल, 7-8 साल का समय लग गया, और किसी में बहुत ज्यादा लग जाता है और किसी में कम लगता है। जैसे मैंने कहा कि मिड डे मील कहानी की पृष्ठभूमि कहाँ थी और कहाँ से वो धीरे धीरे बनती गई। छावनी में बेघर तो 3 दिन में लिखी गई थी, लेकिन उसकी जो पीछे मन में थी
वो बहुत पहले से थी, बस लिखने तो ऐसे ही समय का कुछ कह नहीं सकते। जी धन्यवाद मैम। मैम प्रणाम मैम। मैम मैं अतुल सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। मैम आपकी कई सारी कहानियाँ ऐसे हैं जिनको पढ़ते समय लगता है कि जैसे मैं उनको पढ़ नहीं रहा हूँ, उनको जी रहा हूँ। जैसे मिड डे मील कहानी हो गई, ऐसा लग रहा था मैं खुद ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा हूँ और सारी घटनाएं एकदम सामने एकदम घटित हो रही हो, चाहे वो मिड डे मील खाना हो, थाली बर्तन लेके जाना हो घर से, या पत्तल लेके जाना हो, तब पत्तल बहुत चलती थी। और आपकी एक कहानी मैम मुक्ति प्रसंग, आपने एक जगह लिखा था, इस कहानी को लिखते समय 1 साल में मैं इसको 50 बार लिखना पड़ा। तो मैम ऐसा क्या था मैम कि आप उस कहानी के प्रारूप से संतुष्ट नहीं हो पा रही थी, या जैसा आपने अभी बताया कि वो प्रतियां लेकर के बस में जब आप चढ़ी तो फिर लोग ये कह रहे थे कि इससे संतुष्ट, इसमें मेरी घटना नहीं है, मेरी घटना नहीं है। यही बात थी कि इतना ज्यादा सामग्री थी, इतना सारा कुछ कहने के लिए था कि उससे एक कहानी पहली बार में बहुत लंबी बन गई थी, और फिर उससे काट छाट पांडे सर आपका माइक ऑन है, उसको सारी आवाज आ रही है सर, उसको थोड़ा म्यूट कर लीजिए। तो उसमें जो है बहुत सारा कुछ था कहने के लिए, तो उसे पहली बार बहुत लंबी बनी थी। और थोड़ा सा ये भी है कि मेरा शिल्प असंबद्धता का शिल्प बनता है, थोड़ा अलग तरह से, उस तरह से बहुत कम कहानियां हैं जो एक प्रवाह में जाएं। तो हालांकि अब लोग कहते हैं कि एक प्रवाह में वो जा रही हैं, लेकिन असंबद्ध तो होती हैं, बहुत जगह चीजें इधर से उधर करती हैं। अनिहारी तलछट में चमका में भी मैंने बहुत गडमड किया है, नैरेटर्स की आत्मकथा कहलवा दिया, नैरेटर से फिर कहानी कहलवाया, फिर इस तरह से सब जो है वो सब मैं करती हूँ। उसमें वो मेरा अपना पता नहीं कैसे हो जाता है, होता चला जाता है। तो यही था कि एडिट इसीलिए करना पड़ा कि बहुत ज्यादा सामग्री थी और उसको एक कहानी में नहीं समा सकती थी। उसके बाद बहुत जगह वो आई, बहुत तरह से आई। अभी भी बहुत कुछ है जो नहीं अभी कह पाई हूँ, अभी बहुत है। और ऐसा होता है कि उसमें जुड़ता रहता है, उस समय जो बातें कही गई थी उसके बाद जो बहुत सारी बातें आसपास आती रहीं, दिखाई पड़ती रहीं। जैसे जो अनिहारी तलछट में चमका में ननकी का चरित्र आता है, तो वो तो हमने अपने बचपन में देखा था, वो लाकर मैंने वहां उपन्यास में डाला। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हमें जो अपने आसपास दिखाई पड़ती हैं, पास पड़ोस में या शहर के किसी कोने में, अपने शहर के किसी दूसरे कोने में पता चलता है ऐसा हुआ। या कई बार ऐसा भी होता है कि आपके, क्योंकि हमारा शहर मैंने कहा कि इतना हलचलों से भरा था, बाहर से नहीं दिखता था। पता नहीं इसे भारतेंदु ने कैसे उस समय कहा कि बस्ती को बस्ती कहूं तो काको कहूं उजाड़। ये तो इतना हलचल से भरा हुआ ये शहर रहा है, इतनी गतिविधियां हैं, राजनीतिक उस मामले में नहीं है जितना दूसरी गतिविधियां हैं। तो हर तरह की चीजें रही हैं। मैंने बताया कि जो उपन्यास मैंने पूरा किया अभी, उसमें पूरा बस्ती का ये वाला हिस्सा मैंने कवर करने की कोशिश किया है जो मेरी स्मृतियों में था। तो यही है, इसलिए एडिट करना पड़ता है, और एडिट करना हमेशा अच्छा ही होता है। तो क्या मैम हम ये आशा कर सकते हैं कि ये अपने नए संस्करण में नए रूप में आएगा? नहीं 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 जी धन्यवाद मैम। आगे की कहानी लिखी जाएगी, आगे बहुत है अभी, कितना कुछ है। कैसे एक रिल्के की कविता याद आती है कि ये दुनिया बड़ी है उस शब्द की तरह जो पक रहा है, जो धीरे धीरे पक रहा है। तुम्हारी अभीप्सा जब निकालती है शब्द का अर्थ, तो उसे धीरे से टपका देती हैं तुम्हारी आंखें। देखिए ऐसे है ना, तो ऐसे कागज पर उतरता है, इतनी एक प्रक्रिया के बाद जाकर कागज पर उतरता है। जी मैम धन्यवाद।
मैम प्रणाम। मैं प्रकाश कुमार इलाहाबाद विद्यालय से। मैम मेरा ये प्रश्न है, अक्सर कहानियों में होता है क्या, जब कथाकार जो होता है मतलब रिमॉडलिंग करके पुरानी कहानी में कुछ नया जोड़ के उसको नए शीर्षक से प्रकाशित करते हैं, क्या कभी कभी हूबहू भी जो है शीर्षक बदल के दे दिया जाता है? जैसे क्या गैंग को लेके कई उदाहरण है, जैसे वो गैंग्रीन बाद में रोज बन जाता है, ऐसे कई कथाकार के उदाहरण है। तो ये कहाँ तक उचित है? आप बतौर कथाकार दृष्टि से ये कहाँ तक मानती हैं, ये बताइएगा। बाकी आभार मैम, आप इतना जीवंत लिखती हैं, आपके शिल्प के लिए पूरे विश्वविद्यालय की ओर से आभार। धन्यवाद। ऐसा कम ही होता है, ऐसा होता तो नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, पर कभी कभी ऐसा होता है। जैसे रोज, जैसे मेरी स्मृति में रोज ही, मैं गैंग्रीन क्योंकि मैंने रोज के रूप में ही पढ़ा था उसे, पर गैंग्रीन उनको ज्यादा अर्थ गर्भ लगा होगा बाद में, या बाद में उनके पास जो प्रतिक्रियाएं आई होंगी पाठकीय, जो भी इस तरह, वैसे मैं समझती हूँ बदलना नहीं चाहिए। बहुत ही कम ऐसा करते हैं लेखक, और शीर्षक बदल के या पुरानी कहानी में कुछ नया जोड़ करके, ये तो बिल्कुल ही नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बार एक कहानी, चाहे भले ही उसका दो पाठक हो, एक पाठक हो, लेकिन उसकी स्मृति में अगर चली जाती है तो फिर वो आप फिर रूप रंग उस पर दूसरा पेंट लगा करके उसको चलाने की कोशिश किस लिए कर रहे हैं? कोई जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा बहुत कम होता है। कोई भी लेखक ऐसा चाहते नहीं, किसी कारणों से कहीं कुछ चीजें हुई हैं तो ठीक है, गैंग्रीन एक अच्छा उसका अर्थगर्भ शब्द है। लेकिन मेरी स्मृति में तो रोज ही है, और रोज है, और उसका वो घंटा है, वो हांट करता है जब वो बजता है, 11 बज गए जब वो बोलती है, तो कहानी एक पाठक की स्मृति में इस तरह से दर्ज हो जाती है। फिर वो उसके पाठ, उसके लेयर्स में जाता है, उसके पाठ करता रहता है। तो इससे शीर्षक बदलने की आवश्यकता बहुत कम होता है कि ऐसा पढ़ते हुए। और कोई? प्रणाम मैम, मेरा नाम श्रवण कुमार है, मैं चित्रकूट से हूँ मैम। मेरा सवाल ये है मैम कि जैसे पुरानी कहानियों में क्या ऐसा था कि उसमें कुछ अपनापन लेखक नहीं कह पाता था, और नई कहानियों में लेखक या लेखिका कुछ अपनी भी बात उसमें लिखते हैं, तो ऐसा कुछ है क्या? देखिए, एक जो सवाल। ये दूसरा आया सवाल, था ना कि, अच्छा हाँ, दोनों सवाल करिए, ठीक ठीक बोलिए। दूसरा सवाल मेरा ये है कि हम कहानियों में क्या कुछ अधिक सहजता से अपनी बात कहते हैं कि कविता में? इस पर थोड़ा सा डिफरेंस बता दीजिए। और देखिए, एक आखिरी हाँ, दूसरी बात कविता कि संयुक्त परिवार में स्त्री की स्थिति ज्यादा कुछ खराब होती है क्या? इस पर थोड़ा सा बोल दीजिए। और परंपरा को लेकर के, स्त्री और परंपरा। स्त्री और परंपरा तो एक पूरा लेक्चर चाहिए होगा। इतने कम टाइम में तो स्त्री और परंपरा पे नहीं बोला जा सकता, क्योंकि परंपरा अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। ठीक है, जो बात कही जा सकती है यहाँ थोड़े संक्षेप में, जो छोटी छोटी सी बातें, वो ये है कि परंपरा आप समझ किसे रहे हैं, परंपरा है क्या, है ना? बोध का स्तर, वो आप किस बोध के स्तर से उन चीजों को देख रहे हैं। बहुत सारी चीजें आती, बहुत सारे लेयर्स आएंगे, ऐसे अचानक से एक ही लाइन में नहीं कह सकते। हम अपनी परंपरा से बोध के स्तर पर जुड़े होते हैं। ठीक है, एक कहानी सुनाई थी यू आर अनंत मूर्ति को उनके सीनियर लेखक ने। तब उस समय इन लोगों का आंदोलन चल रहा था, और नए ये 9 लेखक जो है आ रहे थे, तो वो कहानी ये थी, और खारिज कर रहे थे अपने पुराने लेखकों को। ये हमेशा ही होता है। तो उसमें ये था कि एक राहगीर जा रहा था, और एक पथिक से उसने पूछा कि पथिक जा रहा था, और एक उससे घसियारे से उसने पूछा कि तुम जो ये घास काट रहे हो, ये तुम्हारा हंसुआ तो बड़ा अच्छा दिख रहा है। तो उसने कहा कि अरे जनाब, ये तो अभी मैंने सान धरवाया है, इस पे शार्प करवाया है मतलब। तो उसने कहा कि अच्छा, तो पहले उसने कहा कि अरे जनाब, ये हंसुआ तो मेरे पूर्वजों का है, और इस पर अभी अभी मैंने सान धरवाया है। फिर उसने पूछा कि अरे पूर्वजों का है तो
ये तो बड़ी पुरानी चीज है, कभी टूटा नहीं इतने दिनों में। तो उसने कहा कि नहीं, एक बार तो इसका जो लोहा है वो टूट गया था, तो हमने बदलवा लिया था। और तो उसने कहा और हैंडल, तो उसने कहा कि एक बार ऐसा भी हुआ कि हैंडल टूट गई थी, उसे भी हमने बदलवा लिया था। तो और देखिए जनाब, अभी तो ये जो हैंडल लगी इस पर तो मैंने चित्रकारी की है और ये कितनी सुंदर हो गई है, और अब ये हंसुआ कितना सुंदर है। तो उसने पूछा कि फिर ये आपके बाप दादा के जमाने का कैसे है? तो उस घसियारे ने कहा ये तो मैं नहीं जानता, पर है ये वही। ठीक है। तो परंपरा को आप कैसे देखते हैं? परंपरा एक गतिशील चीज है, लगातार आपके साथ चलती रहती है और साथ साथ वो बदलती है, समायोजित करती है, बोध के स्तर पर बनी रहती है। तो इसलिए ये उसी घसियारे के हंसुआ की तरह से है। आपने पूछा एक चीज मुझसे, कविता में या कहानी में किसमें अधिक अच्छी तरह से बात कहनी चाहिए? देखिए मैं तो कविता लिख रही थी और ठीक है, ठीक, पता नहीं कितनी ठीक लिख रही थी, लेकिन मतलब लिख रही थी। मुझे ऐसा लगता था, मेरी एक कविता थी, वह लड़की भी कहीं ना कहीं निकली होगी, कहीं ना कहीं पहुंची होगी, जो निकली थी साइकिल पर पहले। जाहिर सी बात है कि जो पहले निकला वो पहले तो कहीं पहुंचा होगा, अगर नहीं पहुंचा तो राह में कुछ गड़बड़ है ना। तो कविता में मैं कुछ बातें कह रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि मुझे और स्पेस चाहिए, ज्यादा और बात कहनी है, तो मैं कहानी में आई। और जैसा अभी स्मिता कह रही थी कि स्याही में सुर्खाब के पंख को उपन्यास बना दीजिए, तो कहानी में भी लगने लगा कि बहुत बातें हैं। जैसे मैं अभी कह रही थी कि वो जो ऋषिकेश वाली बस में जाने वाली वो जो तमाम चीजें थी, उनमें एक साथ सारी चीजें नहीं कही जा सकती थी, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा कही जा रही थी, कही जा रही हैं। तो इतना सारा कुछ एक कहानी में नहीं समाहित होगा, इसलिए एक उपन्यास की जरूरत महसूस होने लगी। तो मैं इस तरह से बढ़ती गई कि अब उपन्यास की जरूरत है, इसलिए लिखा जाना चाहिए। इसलिए नहीं कि मुझे एक उपन्यास लिखना है क्योंकि मुझे एक उपन्यास के तौर पर एक किताब चाहिए। नहीं भाई, ये तो परवीन शाकिर वाला मामला है। जिंदगी तुझे चाह थी एक किताब की, अहले किताब ने मगर क्या तेरा हाल कर दिया। तो ये है। तो इसलिए जिसको कुछ लोग कविता में बहुत अच्छे से अपने को एक्सप्रेस कर लेते हैं और उन्हें जरूरत नहीं महसूस होती है, बहुत से अच्छे कवि हमारे पास हैं। तो ये निर्भर करता है कि आप किस विधा में कितनी अच्छी तरह अपनी बात कह पा रहे हैं, बस यही बात है। और एक बात और आपने क्या पूछी थी तो मुझे भूल गया। अपनापन। जी, ये है कि पुरानी कहानी में जैसे हम अपनापन कहते हैं कि छूट जाता है, और जो नई कहानी लेके आया लेखक हुए हैं तो उसमें वो अपनी बात भी रखे हैं, ये सवाल। अरे ये ऐसी बात नहीं है। देखिए ऐसी बात नहीं है, पुरानी और नई कहानी नामवर सिंह का ही कथन है कि कोई नया विषय लेने से कोई नई कहानी नई नहीं हो जाती। नया क्या है? लेखक की दृष्टि और उसका कलात्मक निर्वाह। और जब दृष्टि नई होगी, जो मैंने कहा कि हंसुआ में धार कभी लगेगी तो कभी उसकी हैंडल बदली जाए, कभी उस पर चित्रकारी भी होगी, नया करते जाएंगे। तो नया जो करते जाएंगे वो दृष्टि से जुड़ा हुआ मामला है और कलात्मक निर्वाह की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो बात आप कह रहे हैं कि उसमें अपनापन था कि इसमें अपनापन था, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी जीवन की जटिलताएं अभिव्यक्त होंगी और कहानी की प्रामाणिकता जो है, ये शब्द भी दरअसल ये कहानी की प्रामाणिकता की मांग भी तो पश्चिम से आ रही है, ये बाद में हमारे यहाँ आई, हमारे यहाँ उसके बाद आई। तो जो प्रामाणिकता की बात या अनुभव की प्रामाणिकता की बात की गई, ये भी चीजें जो थी ये बताने के लिए कि अधिक विश्वसनीय, अधिक पाठक के निकट वो कहानी हो। ठीक है, और यह ठीक थी क्योंकि अनुभव की अगर प्रामाणिकता और कलात्मक निर्वाह भी हो, और उसके साथ जब अनुभव की प्रामाणिकता होगी तो साथ में अगर एक विचार भी है, क्योंकि विचार के बिना प्राण नहीं आता। विचार धारा अलग चीज है और विचार अलग चीज है।
विचार पानी में नमक की तरह घुला हुआ होना चाहिए, जो दिखाई नहीं पड़े। जैसे अभी आप लोग बात करते स्याही में सुरखाब के पंख का अर्थ मैंने समझा है, तो एक विचार की तरफ ले जाता है, या अनिहारे तलछट में चमका, या एक पूरी जो पूरा मैं भागना शब्द को लेकर के बार बार प्रयोग करती हूँ और बार बार उसे यथास्थितिवाद के खिलाफ रखती हूँ, बरक्स रखती हूँ कि यथास्थितिवाद और बरक्स भागना। तो मैं भागना को चुनती हूँ। हर पात्र हर जगह भागता है, एक पात्र जरूर भागता है, तो ये भागना के साथ एक विचार जोड़ती हूँ। वो वही भागना नहीं रह गया जो कभी था। तो इस तरह से है। और अपनापन तो हर उस कहानी में आ जाएगा। प्रेमचंद अपने लगने लगते हैं जब उनके साथ हम चल पड़ते हैं और उनके उस अनुभव की उस दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं और समझने लगते हैं, तब हमें बूढ़ी काकी भी अपनी लगने लगती है ना। और तब हमें ठाकुर की कुआं की वो नायिका, हम उस पर मुग्ध हो जाते हैं। हमें लगने लगता हम उससे अपने लिए कुछ लेने लगते हैं, यानी ताकत लेने लगते हैं, हिम्मत लेने लगते हैं, साहस। तो ये सब चीजें अपने आप बनती चली जाती हैं जब लेखक का लेखन जो है वह सरोकार के साथ जुड़ा होता है, अनुभव के साथ जुड़ा होता है। प्रेमचंद का अनुभव इतना बड़ा है। अज्ञे की कहानी नीली बोन की बतखें, जब आप उसको समझ जाते हैं तो कहानी कितनी अपनी लगने लगती है। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि पिछली वाली अपनी नहीं थी और आज वाली अपनी है, ऐसा नहीं। ऐसा उसमें अपनापन था, इसमें अपनापन नहीं, ऐसा नहीं। प्रणाम मैम। मैं सचिन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हिंदी विभाग से। मैम मैंने अभी आपका उपन्यास पढ़ा था अनिहारे तलछट में चमका। मैम अभी तक जो बताया जाता था कि मतलब जो पुरुष सत्तात्मक समाज है या वो पारंपरिक सोच जो जिन्होंने स्त्रियों को जकड़ रखा है, अगर उससे स्त्रियों को मुक्ति करनी है और अपना जीवन मतलब आगे बढ़ना है, तो एक मानक बनाया गया था कि स्त्रियों को पढ़ा लिखा होना चाहिए और मतलब उसके अलावा उनके पास सुरक्षित करियर होना चाहिए। मतलब एक उनकी सोच मतलब प्रगतिशील होनी चाहिए। लेकिन मैम आपके उपन्यास में जो प्रमुख पात्र है, ननकी, सुमन, बिट्टू और बिट्टू की माँ, चारों की परिस्थितियां अलग हैं। आज सुमन तो शिक्षित भी नहीं होती हैं, फिर भी मैम चारों का ये दिखा पाना कि मतलब चारों लास्ट में तय कर पाते कि नहीं, हम जिस परिवेश में जी रहे हैं, जिसमें हम घुट रहे हैं, हमको इससे आगे बढ़ना होगा, निर्णय लेना होगा। ननकी हालांकि नहीं ले पाती, उससे पहले मर जाती है। तो मैम आपको ये कैसे ख्याल आया कि मतलब किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में स्त्री जो है अपने अस्तित्व का बोध कर सकती है और मतलब उस पर जो चीजें थोपी जा रही हैं या वो जिनका शिकार है उनसे वो बाहर निकल सकती है? देखिए, स्त्री एक मनुष्य है, पहले तो इस रूप में देखना होगा ना। सारी समस्या ही यही है कि स्त्री को आप एक फ्रेम में देखते हैं, मनुष्य के रूप में देखिए, वैसे ही राग, विराग, द्वेष, प्रेम सब कुछ वैसा ही है जैसा दूसरे मनुष्यों में होता है ना। और दूसरी बात ये कि बहुत शुरू में दिनेश जी ने एक बात कही थी कि स्त्रीवादी लेखन भी अतियों का शिकार रहा है, निश्चित रहा है। दूसरी, हमारी जो आलोचना है वो खांचावादी आलोचना है, सांचावादी आलोचना है। मतलब एक तो वैसे ही आलोचना में कुछ मौलिक नहीं है, दूसरे जो सांचे बना लिया है कि ये बस दलित है तो ये बाकी कोई बात कह ही नहीं सकता, ये स्त्री है तो ये सारी दुनिया को कुछ देख ही नहीं सकती। आधी आबादी का जो कॉन्सेप्ट है जिसके साथ वो कहते हैं आधा आकाश तुम्हारा आधा आकाश हमारा, ये नहीं होता। ये गलत कॉन्सेप्ट है मेरी नजर में। सारे लोग सारी दुनिया को देखते हैं, सारे लोग सारी दुनिया को देखने की क्षमता रख सकते हैं और सारे ही लोग, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, जेंडर को आप में बीच में मत लाइए, तो सारी दुनिया को देखने की, सारे आकाश को देखने की स्त्री के पास भी दृष्टि है। और आप इस उपन्यास में केवल इन्हीं 4 पात्रों को क्यों देख रहे हैं या ननकी को एक स्त्री के रूप में क्यों देख रहे हैं? वो एक भटका हुआ युवा वर्ग का प्रतिनिधि है, युवा वर्ग जो भटक गया है। इसके बावजूद
युवा में कुछ है। देखिए, इस उपन्यास की जो मुख्य जो विचार था मेरा, वो ये था कि भूमंडलीकरण के बरक्स क्या आ सकता है, भूमंडलीकरण का प्रभाव जो इतना तेज आ रहा है, इसके बरक्स क्या हम लोक को रख सकते हैं? ये लोक कैसा है? इस लोक में बहुत सारी चीजें हैं, और इस लोक में हुआ क्या है कि बाहर से भूमंडलीकरण के प्रभाव के परिणाम स्वरूप बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, लेकिन भीतर एक जड़ता है, और वो जड़ता चीजों को बदलने नहीं देती है, तो उससे टकराना पड़ता है। यहाँ जो इस उपन्यास में पात्र हैं, कान्हा जी को आप क्यों भूल रहे हैं? कान्हा तिवारी के सामने पैसे रखे हैं 1300 रुपए और पिस्टल, और वो पिस्टल चुनते हैं, है ना? क्यों चुनते हैं पिस्टल? इस सवाल पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। माँ तड़प कर कह रही है कि पैसा उठा लेते, पिस्टल क्यों उठा लिया? लेकिन वो पिस्टल उठाते हैं क्योंकि पिस्टल, पैसा तो एक बार चलेगा, पिस्टल तो बार बार चलेगा, पैसा आएगा। देखिए युवा वर्ग कहाँ जा रहा है, उसकी सोच कहाँ जा रही है, उसके स्वप्न खंडित हुए हैं, महास्वप्न टूट गया है। आप यहाँ जाइए इस उपन्यास के साथ ना, अब आप देखेंगे कि दामोदर जी एक अलग तरह के पात्र हैं, जिनका संघर्ष अपने ही घर में अपनी अस्मिता का संघर्ष है। या आप देखिए मुन्ना जी जैसा पात्र। मुझे एक बात एक पाठक ने कही थी कि हर रंग के पात्र एक घर में कैसे हैं, तो मैंने कहा था कि वैसे ही जैसे एक देश में है, एक देश में हर रंग का आदमी है, कोई चोर डकैत है, कोई कुछ है, अपने ही घर को तो लूट रहा है। तो मुन्ना जी भी तो वही कर रहे हैं, अपने पिता को लूट रहे हैं, मतलब उनके पास कोई और नहीं बचा है। और ऐसे हम बहुत सुनते रहते थे, जब बस्ती की ये भी स्मृति है कि नकली नोट का बिजनेस में लड़के बहुत फंसते थे, युवा लड़के, और उसमें ये होता था, हमने बहुत नजदीक से देखा हुआ है, और उस फैमिली को टूटते, परेशान होते, दुखी होते, तकलीफ पाते भी देखा है। वही मैं कह रही हूँ, मेरे अनुभव में बहुत रंग की चीजें शामिल हैं। तो वो डबल कर देंगे इसका लालच होता है कि आपको इतने पैसे देंगे। होता क्या कि वो अपना पैसा भी खो देता है, और उससे भी कई बार उसको फायदा नहीं होता, तो उस ठगी में वो शामिल हो जाता है। तो युवा कहाँ जा रहा है? कान्हा तिवारी का एक वाक्य है, कहाँ जाएं कि चैन मिले। असली बात तो यही है ना, हमारे इस समय ने ऐसे हमें घेर रखा है कि कहाँ जाएं कि चैन मिले। ये सब है। और बाकी ये है कि हाँ, स्त्रियों को निर्णय लेने की जो समझ है वो जरूर होनी चाहिए, तभी, और निर्णय लेने के अधिकार के साथ साथ समझदारी बहुत जरूरी है, जिसके लिए शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता, इसके बिना संभव नहीं है कि बहुत सारे निर्णय की तरफ वे बढ़ सकें। तो निर्णय तो लेना पड़ेगा, छोटे निर्णय से शुरू करना होगा, बड़े निर्णय तक जाना होगा, निर्णय की तरफ खड़ा होना होगा, और इसके लिए समझदारी अपेक्षित है। तो और साथ भी अपेक्षित है कि ऐसा थोड़ी ना होगा कि दूसरे को धक्का देकर के आप आगे निकल जाएंगे तो जीत जाएंगे। समाज को बदलने की इच्छा में ऐसा नहीं हो सकता, साथ ही लेकर चलना पड़ेगा सबको। ना ऐसा किया जा सकता है कि पुरुषों को छोड़ दें और स्त्रियां स्वतंत्र हो जाएं। एक सम्यक संतुलित समाज हम निर्मित नहीं कर पाएंगे। कितने सारे पुरुष हैं जिनको जब हम समझाते हैं, हमारे भाई हैं, बंधु हैं, मित्र हैं, पिता हैं, कितने रिश्तों में हैं, पति है मेरा इतना एक उदार, करुणा से संपन्न व्यक्ति, फौज में रहकर इतने भावुक हैं, इतना साहित्य पढ़ते हैं। ऐसे जो लोग हैं उनको जब हम थोड़ा सा भी बताने की कोशिश करते हैं, तुरंत समझ जाते हैं। ऐसे लोगों को हम कैसे छोड़ सकते हैं? दिनेश जी इतना काम कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, अपना इतना समय दे रहे हैं, ना दें क्या पड़ी है, पर दे रहे हैं तो उनकी कदर होनी चाहिए। या ऐसे वे सारे लोग जो बहुत तरह के कामों में लगे हुए हैं, उनको हम
इग्नोर नहीं कर सकते, उनको हम टाल कर नहीं चल सकते, उन सबके काम महत्वपूर्ण है। तो इस तरह एक साथ लेकर चलने वाली जो संतुलित दृष्टि है, वो जब तक नहीं बनेगी तब तक स्वस्थ समाज कैसे निर्मित होगा। स्त्रियों को भी और पुरुषों को भी, दोनों को अपनी अपनी कंडीशनिंग से बाहर आना होगा, दोनों को साथ चलना होगा, दोनों को और समझदार बनना होगा। और कुछ लोग समझदार बन रहे हैं, कुछ लोग बने हुए हैं, कुछ लोगों ने अपना विकास किया है और कुछ लोग करते हैं, दिखाई पड़ते हैं कुछ लोग ऐसा करते हुए। निर्भया केस में भी तो हम देखते हैं ना कि उसका साथी वो लड़का, वो भी तो जूझा, लड़ा, तो हम क्या उसको छोड़ दें? ऐसा हम नहीं कर सकते। तो ये समाज जो इतने सारे रंगों का है, उसमें संतुलन की जरूरत है, विवेक की जरूरत है। खारिज करना तो बड़ा आसान होता है। तो ये है, इसके लिए एक समझ चाहिए, और वो समझ हमारी इसी तरह, देखिए साहित्य तो बहुत सारी चीजें देता है ना, समझ भी देता है। कितना समझदार, मतलब एक दृष्टि आपके भीतर पैदा करता है। और वही जो पल्प लिटरेचर है वो दृष्टि नहीं देता, वो मनोरंजन की तरफ ले जाता है। तो ये है, ठीक है, शायद मैं कुछ बात कह पाई हूँ। अगर कोई प्रश्न है तो करें, नहीं तो फिर हम समापन की ओर बढ़ें। उनके बाद में लोग कहने लगते हैं कि हमें मौका नहीं मिला। पूछ लीजिए। मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ। जैसे कहते हैं साहित्य संवेदना को उपजाता है, तो साहित्य संवेदना को ठीक है उपजाता है, परंतु ये जो युद्ध होते हैं इनको साहित्य कैसे रोक सकता है, कैसे कारगर हो सकता है, इस पर थोड़ा सा बोल दीजिए। देखिए, अगर साहित्य पढ़ेंगे, अगर साहित्य को अनिवार्य कर दिया जाए तो हर आदमी दूसरे आदमी के बारे में सोचेगा, और जो ये भौतिकता का चरम रूप है, वर्चस्व का चरम रूप है, सब कुछ मेरे ही अधीन हो, सब कुछ मेरे हाथ में हो, वो टूटेगा, वो खत्म होगा। ये मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव नहीं है। इतनी हिंसा, अपनी जरूरत की हिंसा करता था ना, मतलब मार के, एक जब भूख लगती थी तभी ना मार कर खाता था, बाकी हिंसा नहीं करता। समाज के चिन्ह आपको मिलेंगे और बड़ा अच्छा लगता है, इतनी मतलब वो समाज इतना सुसंस्कृत दिखाई पड़ता है। तो ऐसे संवेदनाएं जब पैदा होंगी, परिष्कृत करता है साहित्य आपको। परिष्कार करना क्या है, संस्कार देना क्या है, आपकी रुचियों को काट छांट कर। देखिए, बहुत पहले हम प्रेमचंद को इतना क्यों जो है अपना बड़ा लेखक मानते हैं? प्रेमचंद ने रुचियों के परिष्कार का काम किया था। उन्होंने हमें ये बता दिया था कि सुरुचि क्या है, सौंदर्य क्या है, तोड़ती पत्थर उसके पसीने की बूंदों में भी। तो सौंदर्य के का जो हमारी दृष्टि का परिष्कार किया, इन हमारे साहित्यकारों ने ही किया। हमें सिखाया कि यहाँ भी देखो, मैंने अभी कहा कि ठाकुर का कुआं में वो स्त्री हमें साहस देने लगती है। उसने, कई लोगों ने कहा कि अरे उसने तो लोटा डुबाया, नहीं उसे तो पानी मिला नहीं। ये सब उस जमाने में इतनी दूर तक जाने की बात ही नहीं है, और उसका लोटा डालना ही एक संकेत, एक प्रतीक है कि यह साहस कर दिया गया। अब आगे होगा, एक बार अगर साहस कर दिया गया, एक बार अगर किसी ने राह खोल दी, बैरियर हटा दिया, तो फिर चीजें आगे चल पड़ेंगी, होंगी ही, देर सवेर होंगी ही। तो ये किया। तो आप जो है ये जो कह रहे हैं, ये जो युद्ध की बात है, अगर सचमुच साहित्य पढ़े तो युद्ध की तो स्थिति सचमुच कम हो जाएगी। एक मनोभूमि तो बनाता है साहित्य, एक मनोभूमि पर आपको खड़ा करता है, जहां से आप दूसरों को भी, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना सीखते हैं, दूसरों का ख्याल रखना सीखते हैं। तो फिर युद्ध की तरफ कैसे जा पाएंगे? ये तो वैसी स्थिति है ना कि
कि सारा धन हमें चाहिए, सारा साम्राज्य हमें चाहिए, सब कुछ हमें ही चाहिए। जब इस भावना से चलेंगे तब तो हर दूसरा आदमी हर तीसरे से लड़ेगा, क्योंकि सबको सब चाहिए, ये है ना। तो आप उदात्त की तरफ कैसे जाएंगे? उदात्त की भूमि पर तो आना पड़ेगा ना। सारा पैसा जितना हमने कमाया है वो सारा हम ही खा जाएं और दूसरे का भी खा जाएं, दूसरे का भी एनी हाउ ले लें, तो कैसे चलेगा काम ना। तो युद्ध की ही पीठिका तैयार होगी। इसलिए साहित्य बहुत कुछ करता है, सीधा सीधा युद्ध नहीं रोक सकता, पर आपको इसके लिए तैयार कर सकता है कि आप समझें कि युद्ध में कौन इसकी कीमत चुका रहा है, किस पर ये कहर ढाए जा रहे हैं, कौन वो लोग हैं जो तकलीफ में हैं, किनको नुकसान होगा। ये सारी युद्ध कभी भी शांति का विकल्प नहीं रहा, कभी नहीं रहा, तो आगे भी नहीं हो सकता है। युद्ध से कुछ नहीं होगा, युद्ध से सिर्फ बर्बादी होगी और वर्चस्व होगा। कोई दुनिया का सुपर पावर बन जाएगा और क्या होगा, आम आदमी बहुत अच्छा बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए साहित्य देखिए, इसीलिए तो साहित्य अपनी जगह रखता है, और दुनिया में इतना पल्प लिटरेचर आ जाने के बावजूद साहित्य खत्म नहीं हुआ, है ना। ठीक है, तो सब कुछ बहुत ही सुंदर रहा। और अब मैं अपने वरिष्ठ विभागीय सहयोगी डॉक्टर सोमनारायण जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और कल्पना जी को धन्यवाद। दिनेश जी धन्यवाद। साथ में शामिल करने के लिए हम लोग जुड़ साथ नहीं पाए थे, लेकिन यात्रा का समापन साथ कर रहे हैं क्योंकि तकनीकी दिक्कत आ गई थी। हमारे और जो आज की वक्ता कथाकार हमारे बीच में हैं, उनके बीच केवल पाठक और लेखक का रिश्ता नहीं है, हमारे बीच जैविक रिश्ता तो नहीं है। जैविक रूप से हम एक माँ पिता की संतान नहीं है, उस तरह से भाई बहन नहीं है, लेकिन पिछले जब से हम लोगों का परिचय हुआ उसकी बुनियाद ही इस रिश्ते से पड़ी। तो हम लोग आपस में इसी रिश्ते के रूप में या इसी रिश्ते को निभाते हैं और इसी रिश्ते में बंधे हुए हैं। तो एक तरह से हम लोग भाई बहन भी हैं, एक तरह से क्या है ही, मतलब हम दोनों मानते हैं, उधर से भी है और हमारी ओर से भी है। तो हमारे लिए ये पारिवारिक आयोजन भी है इस अर्थ में कि मैंने मेरे परिवार का ही कोई सदस्य इस श्रृंखला के 20वें कड़ी में हमारे सामने मौजूद है। इसके पहले भी हम लोगों ने हिंदी विभाग में आपके दूसरे कहानी संग्रह जब आया था छावनी में बेघर, तो हिंदी विभाग में एक परिचर्चा भी की थी और आपका कहानी पाठ भी हुआ था, और वो बड़े हंगामेदार वातावरण में हुआ था। जब पूरे विश्वविद्यालय में कला संकाय में जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, तो साहित्य की इतनी ताकत थी कि हिंदी विभाग में चैनल बंद करके पूरी गोष्ठी हुई। और जो पहला उपन्यास आया निहारे तलछट में चमका, तो हम लोगों ने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का जो इलाहाबाद में क्षेत्रीय विस्तार केंद्र था, वहाँ भी एक छोटी सी गोष्ठी की थी। उसमें बहुत सारे वक्ता वादा करके नहीं आए थे ऐन वक्त पर, तो जो संकल्पना थी वो तो नहीं पूरी हो पाई थी, लेकिन एक छोटी गोष्ठी हम लोगों ने वहाँ भी की थी। इन तीनों को मिला दिया जाए तो इलाहाबाद में, बाकी आपका संग्रहालय में और अन्य जगह आना रहा ही है, लेकिन यह हिंदी विभाग से प्रत्यक्ष ये तीसरी गोष्ठी है, तीसरी बातचीत आपके हिंदी विभाग में है। निश्चय ही जिन कहानीकारों को हम लोग जानते हैं, 90 के बाद साहित्य का 1990 के बाद साहित्य का परिदृश्य बदला भूमंडलीकरण के बाद, और उसमें हमारे सरोकारों की भी पुनः परीक्षा हुई। हमारे सरोकार भी उतने सपाट नहीं रह गए, या जो सपाट सरोकार थे वो टूट गए होंगे, लेकिन सरोकारों में भी जटिलता आई। कुछ लोग मुहावरे अपना लिए, सरोकार उनके कमजोर थे, तो थोड़ी देर चमके और फिर बुझ गए। लेकिन कुछ ऐसे भी कथाकार आए जिनके सरोकार बहुत मजबूत थे, जिनकी वैचारिक स्थिति बहुत मजबूत थी, जिनका विश्लेषण समय और समाज का बहुत मजबूत था, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और वही आज दिखाई दे रहे हैं। हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि
दूसरी धारा की जो जो सरोकारों के साथ लेखन में आए, जिनके पास एक सुसंगत, दिनेश जी ने शुरू में ही उल्लेख किया कि जिनके पास एक सुसंगत वैचारिकी थी, सुसंगत दृष्टि थी उनमें, और अपनी पीढ़ी के सबसे अलग, अपनी पीढ़ी में सबसे अलग से पहचाने जाने वाली, अपने कथा विन्यास के चलते, अपने सरोकारों के चलते, अपनी दृष्टि के चलते, अपने अंतर्वस्तु और जो पूरा कथा का संगठन है उसके चलते एक पहचान बनी हुई है। और यह केवल यहाँ लड़ने भिड़ने की कथा नहीं सुना रही हैं, अपनी पीढ़ी वालों से, अपने वरिष्ठों से भी लड़ती भिड़ती रहती हैं। उसका घाटा भी होता है, उसका लाभ भी होता है। घाटा लाभ तो जीवन में, साहित्य में वो हिसाब किताब तो हो नहीं सकता। पाश की पंक्ति बार बार याद आती है कि प्यार करना और जीना उन्हें कभी नहीं आएगा जिन्हें जिंदगी ने बनिया बना दिया है। तो बनिया बन के तो साहित्य में नहीं आया जा सकता। वो जो लड़ाइयों के सवाल हैं उन पर वो प्रखरता से, यानी जहां उनको लगता है कि कोई विचलित हो रहा है, अपने सरोकारों से कट रहा है, लाभ हानि के जोन में जा रहा है, कोई चालाकी कर रहा है, तो उनको स्वीकार नहीं होता, उसके खिलाफ लड़ती भी हैं। तरह तरह के हमले होते हैं, कई बार वो अकेली भी पड़ जाती हैं, लेकिन गजब की साहसी हैं। वो इससे न पराजित होती हैं न हार मानती हैं। फिर अगली बार हम लोग देखते हैं कि फिर कुछ दिन के बाद उसी तैयारी से पुनः उतर आती हैं। तो यह केवल एक माने जिद नहीं है, एक वैचारिकी, एक सरोकार जब तक न हो तब तक ये संभव नहीं हो सकता। ये श्रृंखला बहुत ही समृद्ध है। इसमें इससे पहले भी जो 19 लोग आए थे, आज तो 20वां है, 19 लोग, जहाँ से शुरू हुआ था भगवान दास मोरवाल से, अभी तक ये श्रृंखला अबाध गति से चल रही है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका दिनेश जी की है। दिनेश जी को और हमारे विभाग को और हमारे इस श्रृंखला को सम्मान देते हुए, प्यार करके जो रचनाकार इसमें शामिल होते हैं, उनके प्रति आभारी होना ही चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से, अपने विभाग की ओर से, अपने सहयोगियों की ओर से, संयोजक दिनेश जी की ओर से, अपनी वक्ता और अपनी बड़ी बहन प्रोफेसर अर्पणा मिश्र के प्रति बहुत आभारी हूँ। उन्होंने हमारी इस श्रृंखला में जुड़कर इसका मान बढ़ाया, इसको और समृद्ध किया। उनके जुड़ने से इसका मान बढ़ा। दिनेश जी तो साथी सहयोगी हैं, मित्र हैं। अपना एक सप्ताह की सारी योजना, एक खत्म नहीं होता है, दूसरी बनाए रहते हैं। और हम समझ सकते हैं कि आयोजन करना कितना कठिन हो सकता है, खास करके जब तकनीकी चुनौतियां हैं, तब कहाँ धोखा हो जाए। दिनेश जी भी बधाई के पात्र हैं, उनके प्रति भी आभार, धन्यवाद। और हमारे जो भोला और गौरा का प्रसंग आप सुना रही थी, तो या बस्ती का जो प्रसंग सुना रही थी कि तमंचे चलते थे और डकैती होती थी, तो पांडे जी उस तरह की डकैती तो नहीं करते, लेकिन बस्ती वाले गुण कुछ उनमें हैं। गायब गायब वो काउंटर इनकाउंटर करते रहते हैं, कुछ तो बस्ती वाला रंग दिखाते रहते हैं, लेकिन इतने उदार हैं कि विभाग में अगर कोई भी रचनात्मक पहल होनी है या कोई रचनात्मक कोशिश कर रहा है या कुछ चाह रहा है कि कुछ रचनात्मक हो, तो पांडे जी खुले दिल से तैयार रखते हैं। हमारे विभागाध्यक्ष, उनके प्रति भी बहुत आभारी हैं कि वो इस श्रृंखला को अपना प्रोत्साहन, अपना समर्थन दिए हुए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जब विश्वविद्यालय पूरी तरह सामान्य हो जाएगा, यानी सामान्य वातावरण हो जाएगा, कोरोना काल खत्म हो जाएगा भारत के सरकारी रिकॉर्डों में, तो हम लोग आपको ऑफलाइन सुनेंगे, क्योंकि ऑनलाइन तो आभासी होता है। और फिर जैसी गोष्ठी हुई थी हम लोग वैसा सुनेंगे, उस बातचीत करेंगे। अभी आने के बहुत सारे अवसर आएंगे। ये तो 2-2.5 साल से सारे शिक्षण संस्थान स्थगित हो गए हैं। तो मैं एक बार फिर इस उम्मीद के साथ कि हम लोग भौतिक रूप से मिलेंगे और बातें करेंगे, मैं आपके प्रति और यहाँ शामिल सभी श्रोताओं के प्रति, उनके प्रति भी आभार जरूरी है, क्योंकि बहुत उत्साह से हर 100 की संख्या है। अगर ये गूगल मीट में 200 की संख्या होती तो 200 लोग जुड़ जाते हैं, 100 कम पड़ जाता है कई बार। आज ही 100 के आसपास थे। उन सब के प्रति जो यहाँ जुड़े रहे, सक्रिय रूप से उपस्थित रहते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अपनी जिज्ञासाएं रखते हैं, मैं सबके प्रति बहुत आभारी हूँ। अपनी ओर से, विभाग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सूर्य नारायण जी। एक बात मैं आपकी बात में जोड़ रही हूँ, जो मेरी मान्यता रही है कि मैं पीढ़ी नहीं मानती, मैं पीढ़ी को कभी नहीं मान पाई किसी भी लेखक के संदर्भ में, चाहे वो प्रेमचंद रहे हों, चाहे वो जैनेन्द्र रहे हों, चाहे वो अज्ञेय रहे हों। मैं अज्ञेय अपनी पीढ़ी के सबसे बड़े लेखक थे, मैं ऐसा नहीं कह पाती। मैं किसी भी लेखक को उसकी पीढ़ी के साथ नहीं, पीढ़ी का क्या सहारा लेना, 10 नाम गिना कर एक नाम आप कहेंगे ये ज्यादा अच्छा है, वो कम अच्छा है, नहीं। लेखक लेखक है,
पीढ़ी वीढ़ी नहीं, यही से दौर मैं वही होता मतलब है। था कि 90 के एक बाद समय एक समय होता है, उस नहीं, समय में मैं बहुत लोग आते हैं। महादेवी वर्मा के समय बहुत लोग थे, नहीं, मैं पीढ़ी को केवल रेखांकित किया सोवियत संघ लेकिन के विघटन के पीढ़ी बाद। हाँ, वो सोवियत संघ के लेकिन ये विघटन के जो बाद वाला जो दौर हाँ, है मैं हाँ, उसको रेखांकित क्योंकि मेरी कहानी तो 96 में आ गई थी और कविताएं मैं और पहले से लिख रही थी, मतलब कविताएं छप ही रही थी, तो ऐसा नहीं था कि साहित्य में थी नहीं। लेकिन हाँ, जहाँ से एक जगह बननी शुरू होती है तो वो आप कहीं पर भी मान लें, जहाँ पर कहानियां आ रही हैं वहां से मान लें। लेकिन जो है ये पीढ़ी वाला चक्कर ये सही नहीं है। ये रचनाकार के किसी भी रचनाकार के साथ वो सोवियत संघ के विघटन के न्यायपूर्ण बाद नहीं वाला है। समय रेखांकित करना था कि सोवियत संघ के पर विघटन वो के भी बाद पीढ़ी वाला नहीं है, वो भी पीढ़ी नहीं। हम क्या कहेंगे, विनोद कुमार शुक्ल को या उदय प्रकाश को पीढ़ी में नहीं नाप सकते। नहीं, जो लोग उस दौर की चेतना में मतलब निर्मित मैं हो रहे अपने थे को ये कोई बहुत बड़ा तोप नहीं समझ रही हूँ कि मुझे मेरा किसी मेरे कहने पीढ़ी का में अर्थ ये रखा था कि जाएंगे। जिन मेरा लोगों की मतलब है रचनात्मक चेतना बनी ही सोवियत संघ हाँ, के विघटन के बाद के दौर में, हाँ, मैं उसको रेखांकित मेरा करना सिर्फ चाह इतना रहा था। मतलब था कि वो पीढ़ी पर मेरा विश्वास नहीं है, मैं उसको मानती नहीं। हाँ, एक समय है, वो समय था कि सोवियत संघ के विघटन के बाद जो बदलाव हुए उन बदलावों को ठीक रेखांकित ठीक करने वाले जो कहानीकार बने। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आपकी बात ठीक है। तो फिर ये कार्यक्रम हम लोग का अब यहीं समाप्त होता है और अगली बार हम किसी और लेखक से जरूर